एग्रीकल्चर, कृषि। तो भाई साहब बात है 2005 की, 2005 की बात है। आपको पता होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन कब आई थी? 1960s में जो हरित क्रांति आई थी अपनी, लगभग 1960 के आसपास आई थी। 61, 62, फिर 65 में फेमस हो गई थी, ठीक है। तो 70 तक काफ़ी बाकी राज्यों तक भी पहुंच गई थी। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के जो जनक हैं, जो हरित क्रांति की जो जनक है, वो अपने कौन माने जाते हैं? एम एस स्वामीनाथन जी, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन जी का मनकुंबो सांबा शिवन स्वामीनाथन, ठीक है। तो हम इनको प्यार से एम एस स्वामीनाथन बुलाते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। और जो वर्ल्ड के फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट है। तो इन्होंने एक्चुअली में एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन की जो यील्ड है, उत्पादन को बढ़ाना है, उसके लिए रिसर्च शुरू की थी। और तो हमने 2005 में क्या किया, एम एस स्वामीनाथन जी के नाम पे ही एक अवार्ड निकाला, एम एस स्वामीनाथन अवार्ड फॉर लीडरशिप इन एग्रीकल्चर। और वो हमने किसको दे दिया? नॉर्मन बोरलॉग को। अब बाद में नॉर्मन बोरलॉग सर को पता लगा होगा तो बोलेंगे गजब टोपीबाज आदमी है यार ये इंडिया वाले। तो मतलब मैं फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन वर्ल्ड हूँ और मुझे किसके नाम पे अवार्ड दे दिया गया? फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया के नाम पे, ठीक है। तो ठीक है, तो मजाक वाली बात है, मैं आपको बस ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। एक्चुअली दे वर बोथ फ्रेंड्स एंड वर्क टुगेदर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी। एग्रीकल्चर यील्ड बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था और दोनों ने साथ मिलकर काम किया था। फिर इंडिया में इन्होंने इंप्लीमेंट किया एम एस स्वामीनाथन ने। तो ये दोनों याद रख लेना, नॉर्मन बोरलॉग और एम एस स्वामीनाथन, ठीक है। टोपीबाज आदमी हम नहीं हैं। तो आज हम एग्रीकल्चर पढ़ने जा रहे हैं भाई साहब। एग्रीकल्चर क्यों पढ़ते हैं यार? हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, इतनी एलिट पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर जैसा सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं? तो भाई साहब एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कुछ इंसिडेंट्स में बता देता हूँ आपको इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए। एक फेमस पॉलिटिशियन रहे हुए इंडिया में, मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि फिर पीपल डिवाइड्स ऑन पॉलिटिकल लाइंस, तो नाम नहीं लूँगा। तो वो कहीं पे गए थे, फेमस पॉलिटिशियन, वो प्राइम मिनिस्टर भी रहे हुए हैं। तो कहीं पर गए थे तो उनके किसानों की एक सभा चल रही थी। तो किसान अपने अपनी कंप्लेंट्स रख रहे थे। वन ऑफ द फार्मर सेड कि सर हमें ना मिर्चियों के सही भाव नहीं मिल रहे। और ये राजस्थान की घटना है शायद, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि मिर्चियों के भाव क्यों नहीं मिल रहे? उन्होंने अपने सेक्रेटरी पीए वगैरह से पूछा होगा। तो पीए ने कहा कि सर लाल मिर्च के तो भाव मिल जाते हैं इनको, ठीक है, लाल मिर्च तो ठीक ठाक बिक जाती है, लेकिन हरी मिर्च के अच्छे से भाव नहीं मिल पाते। तो व्हाट ही सेड वाज वेरी फनी और हिलेरियस कि उन्होंने कहा कि तो फिर आप ऐसा करो ना, आप हरी मिर्च उगाते ही क्यों, सीधे लाल मिर्च उगाया करो। तो अब आपको सबको पता ही है कि लाल मिर्ची सूख के हरी मिर्ची होती है ना, जो स्पेशली जो किसान परिवार से हैं। तो वो ये ना थोड़ा सा पता होना चाहिए एग्रीकल्चर का। सिमिलर एक इंसिडेंट मेरे आईआईटी का है कि एक जो मेरा रूम पार्टनर था वो भी शहर से ही था। तो उन्होंने एक बार मैं मूंगफली लेके गया था घर से। तो उन्होंने कहा कि यार मूंगफली कितने बड़े पेड़ पे आती है? मैंने कहा भाई खजूर जितना बड़ा पेड़ होता है, फिर हम एक लकड़ी से उसको तोड़ते हैं मूंगफलियों को। तो आपको पता ही है सच्चाई तो कि मूंगफली का बहुत छोटा पेड़ होता है और ज़मीन में आती है मूंगफली, ठीक है। ये रियल पिक्चर्स हैं, ये मेरे पिछले साल की ली हुई पिक्चर्स हैं। घर खेत पे मूंगफली को जला के जो आप खाते हो, मतलब पका के खाते हो, उसका स्वाद अलग ही है, वो स्वाद कहीं नहीं आएगा आपको, ठीक है। तो ये मैं खुद किसान परिवार से हूँ, तो आज का जो मज़ा आने वाला है। और आप जो भी प्रोफेशन कर रहे हो, किसान परिवार से हो, आपके कुछ और सर्विस फैमिली से हो, चाहे आप बिजनेस फैमिली से हो, वी शुड बी प्राउड ऑफ आवर प्रोफेशन, ठीक है। हम सभी किसी न किसी तरीके से अपने जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। एंड वी शुड नॉट बी असेम्ड ऑफ वट एवर वी आर डूइंग फॉर द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। आगे चलते हैं, ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा क्योंकि ये सब चीज़ें मेंस में हम अच्छे से पढ़ेंगे। ये सब मैं इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए आपको बोल देता हूँ। माई सेल्फ नियोन, और आप मुझे कहाँ देख रहे हैं? गौरव सर की इस नोबल इनिशिएटिव वाले चैनल पे देख रहे हैं आप। ये एमसीक्यूज वाला आप चैनल ज्वाइन कर ही लिया है मोस्ट ऑफ द लोगों ने। एमसीक्यूज अब तक 5 लेक्चर्स के अपने कवर हो चुके हैं, 6वां और 7वां लेक्चर के भी मैं डाल दूंगा एमसीक्यूज। हमने अभी तक कोर इकोनॉमिक्स खत्म कर दिए, बैंकिंग, फिजिकल, बजट, इन्फ्लेशन, जीएसटी, यूएसटी, शेयर मार्केट सब उड़ा दिए हमने। आज हम एग्रीकल्चर कर लेंगे और कल हम क्या करेंगे? कल हम ई कॉमर्स कर लेंगे। उसके अलावा हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कर लेंगे, हम पॉवर्टी कर लेंगे, हम एचडी एंड हैप्पीनेस इंडेक्स कर लेंगे। ये भी खत्म कर देंगे। फिर 2 लेक्चर अपने बचेंगे, 2 लेक्चरों में भी खत्म करा दूंगा इंडस्ट्री, सर्विस, ट्रेड, सब्सिडी वाला पोर्शन और ये अकाउंटिंग वाला। 2 या 2.5 लेक्चर में करवा दूंगा मैं, ये इंटरव्यू के बाद में करवाऊंगा मैं, ठीक है। आगे चलते हैं साहब। अब सिलेबस में सीधा मेंशन है ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर, कृषि क्षेत्र के रुझान क्या क्या है। तो आपको विकास दर पता ही है कि सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग किसी की ग्रोथ रेट में होता है वो एग्रीकल्चर में ही होता है। इतना फ्लक्चुएट बाकी सर्विस और इंडस्ट्री में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यार वहाँ तो चीज़ें स्टेबल है। एग्रीकल्चर में तो बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करता है, स्पेशली मानसून। अपने को पता है कि अपना जो एग्रीकल्चर है वो मानसून डिपेंडेंट है। अब किसी बार मान लो एल नीनो आ गया, या फिर किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बारिश नहीं हुई,
बाढ़ आ गया तो फिर एग्रीकल्चर को नुकसान बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो फिर जैसे 2014-15 में क्या हुआ, सूखा था तो माइनस में चला गया था। तो अब आपको 2-3 चीज़ें याद रखनी है। पहली बात तो लास्ट टाइम हमने नेगेटिव ग्रोथ कब देखी थी एग्रीकल्चर में, 2014-15 में -0.2, ठीक है, मतलब एग्रीकल्चर की जीडीपी में घटाव हुआ था। ओके, और कोरोना के टाइम, कोरोना 2021 में 3.3 से हम बढ़े थे, ठीक है। तो एग्रीकल्चर वाज ओनली सेक्टर जो जिसने पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई है। मैं कम से कम 5वीं बार बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी और चीज़ याद करने की जरूरत नहीं है, बढ़ता घटता रहता है, ठीक है। ये दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये भाई इंपॉर्टेंट है इस बार, हाईली प्रोबेबल क्वेश्चन है ये तीनों जो सेक्टर है, मेजर सेक्टर्स इकोनॉमी के, उनका इंडिया की जीवीए में और राजस्थान की जीवीए में क्या योगदान है। अब जीवीए और जीडीपी मैंने आपको अच्छे समझा दिया है। जीवीए जो फैक्ट्री पे होता है, वैल्यू एडिशन, और जीडीपी जो जिसमें टैक्स और टैक्सेज और सब्सिडी, टैक्सेज जोड़ देते हैं, सब्सिडी घटा देते हैं, तो फिर वो जीडीपी बन जाता है। तो भाई साहब इंडिया में क्या है, एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है जीवीए में 18.11% है, याद रख लेना। इंडस्ट्री का 28.48 है, 48, मतलब 48 बोलना गलत है, इसको 48 बोलेंगे। सर्विस का है 53.41, ठीक है। तो रफ भी आप याद रखो तो ठीक है, 18, 28 और 53, ओके। और राजस्थान में लेकिन ज़्यादा है, देखो इससे 10 ज़्यादा है 28 का। सर्विस में तो लगभग सेम ही है। सर्विस में कहाँ गया, सर्विस में क्या, इंडस्ट्री में 27 इधर है, 28 इधर, लगभग सेम ही है। लेकिन एग्रीकल्चर के अंदर 10 बढ़ गया था, तो फिर सर्विस में 10 घट गया, 53 से 43 आ गया। तो जीवीए की बात करें तो राजस्थान में एग्रीकल्चर का ज़्यादा सेक्टर है, विजेविस इंडियाज एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन है इन जीवीए। समझ में आ गया। अब ये कुछ नहीं आपको रटना है, आप लिख लो अपने नोट्स में। एग्रीकल्चर राजस्थान की हम बात करें तो 28.95 है, और इंडिया की बात करें तो 18.11 है, और ये दोनों भी याद रख लेना, इंडस्ट्री और वो, ठीक है। ये मेरे इंटरव्यू में भी काम आ जाएगा। आगे चलते साहब, ये पूछता है सवाल, ऑप्शंस बना के पूछ लेता है कि इंडिया टॉप प्रोड्यूसर किस चीज़ का है। तो ध्यान रखना, मिल्क, पल्सेस, दालें और जूट, इन तीनों का टॉप प्रोड्यूसर है, हम नंबर 1 पे, ठीक है। और सेकंड किस पे, राइस में, शुगर में, व्हीट में, फ्रूट्स में। तो भाई फ्रूट्स में फर्स्ट कौन है, फिर चाइना है। और राइस में फर्स्ट कौन है, चाइना है। इवन व्हीट में भी फर्स्ट साइज चाइना ही है, चाइना है या कोई और कंट्री है मैं भूल गया अभी, बट ये राइस और फ्रूट्स और मीट, इन तीनों में तो चाइना ही है फर्स्ट, हम सेकंड है इनमें। और मीट में हम 8th थे, 8वां स्थान है हमारा पूरा वर्ल्ड में, ठीक है। और अंडों में, एग्स में हम 3rd स्थान पे। तो अब ये कुछ नहीं, अब आपको ये तो याद ही करने हैं साहब, इसका तो कोई इलाज है नहीं, ठीक है। आप इसको पोज करके लिख लो। अब एवरेज लैंड साइज कितनी है। अब देखो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, एक बाप के पास मान लो 40 बीघा जमीन थी, ठीक है। अब उसके 3 बेटे बेटी हो गए, 1, 2 और 3। अब मैं देखो बेटे बेटी बोल रहा हूँ क्योंकि इंडियन जो कानून होते हैं, जो फैमिली लॉज होते हैं, उसमें महिला और पुरुष दोनों का बराबर का अधिकार होता है अपने पिता की, अपनी जो पुश्तैनी जमीन पे है, ठीक है। तो इवन आपकी सिस्टर भी है, उस पर उसको इतना ही अधिकार है जितना आपका अधिकार है अपनी ज़मीन पे। तो मान लो 30 बीघा ज़मीन है तो सबको 10-10 बीघा आ जाएगी। तो लैंड क्या हुई, फ्रेगमेंट हो गई, टुकड़े हो गए, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड इसको बोलते हैं। तो जोतों का जो आकार है वो धीरे धीरे घटता जा रहा है, ठीक है। तो एवरेज साइज ऑफ ऑपरेशनल लैंड होल्डिंग राजस्थान में कितनी है, 2.73 हेक्टेयर। ये एग्रीकल्चर सेंसस 2015-16 की इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, राजस्थान इकोनॉमिक सर्वे का, ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना, 2.73 हेक्टेयर एक जोत का आकार एवरेज। और मैंने हेक्टेयर बताया था लगभग कितना, 4 बीघा होता है, तो लगभग कितना 10 बीघा हो गया 2.73, ठीक है। ओके साहब, अब आगे चलते हैं अपन, ठीक है, चलते हैं आगे। और ये सेम चीज़ इंडिया में कितनी है, 1.0 हेक्टेयर। पहले ये ज़्यादा थी, 2 पॉइंट समथिंग ही थी ये, लेकिन 2015-16 में देखो एग्रीकल्चर सेंसस हर 5 साल में होती है, ठीक है। और ये जो 2015-16 वाली जो जनगणना थी एग्रीकल्चर की, कृषि जनगणना, ये 10वीं थी, ध्यान रखना, ठीक है। और 11वीं पेंडिंग है, अभी होनी कब चाहिए थी, 5 साल में, 2020 में हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोरोना वगैरह आ गया, तो अभी थोड़े दिनों पहले ही होम मिनिस्टर साहब ने उसको नोटिफाई किया है, जुलाई 2022 से चालू हुई है, और फिर अभी तो पता नहीं कब आएगा उसका डेटा, तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। 10th जो सेंसस है एग्रीकल्चर 2015-16 में हुई थी, उसके हिसाब से जो इंडिया है उसका तो 1.08 हेक्टेयर है, जो प्रति व्यक्ति औसत भूमि, और राजस्थान की ज़्यादा है 2.73, क्योंकि राजस्थान का एरिया बड़ा है ना यार, देखा जाए तो, है ना। ओके, आगे चलते हैं, ट्रेंड्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर। फिर आगे चलते हैं अपन, PSR 9 मैंने आपको पढ़ाई दिया था, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है। तो इसमें एग्रीकल्चर याद करो, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर,
उनका कितना था कि 10% लोन देना ही देना पड़ेगा। मान लो 100 रुपये बैंक दे रहा है तो उसमें से 10 रुपये बैंकों को लघु और सीमांत किसानों को मिला के देना ही देना पड़ेगा। लघु और सीमांत किसानों की डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, सीमांत लेस देन 1 हेक्टेयर, लघु जो 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर जिनके पास जमीन, और लार्ज जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है। अब राजस्थान की इकोनॉमिक सेंसस ने क्या किया, सॉरी राजस्थान के इकोनॉमिक सर्वे ने क्या किया, और इनको भी तोड़ दिया, लार्ज को भी सेमी मीडियम, मीडियम और लार्ज में तोड़ दिया। तो अब ये डेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे में दिया हो गया है, तो आप पढ़ लेना कि देखो इंडिया में तो सीमांत और लघु मिला के 86% है, दोनों मिला के, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डेटा, 86% ये मेंस के लिए काम आ सकता है। लेकिन प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि राजस्थान में मार्जिनल फार्मर्स कितने, 40.12%, ठीक है, कितने 40.12%, जिनके पास 1 हेक्टेयर से मतलब लगभग 4 बीघा से कम जमीन है। स्मॉल फार्मर्स कितने 21.96, और दोनों को मिला दे तो कितना हुआ, लगभग 62% हो गया है, ठीक है। तो इंडिया में तो 86% है, यहाँ पे इंडिया राजस्थान में दोनों मिला के स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर 62% है, 40.12 एंड 21.90, ये याद रख लेना भाई। स्मॉल मीडियम एंड लार्ज ये 18.5, 14.79 और 4.69% है। अब ये याद रह जाए तो ठीक है, नहीं रहे तो भी ज़्यादा लोड मत लेना, लेकिन मार्जिनल और स्मॉल को तो याद कर ही लेना, 40.12 एंड 21.90, ठीक है। एक लार्ज का भी देख लेना थोड़ा, 4.69, ठीक है। ये PSL हो गया। अच्छा, NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट मैंने बोला था, जिनका ब्याज या फिर उन जो प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है, वो 90 दिन तक नहीं आया। मान लो आज चुकाना था और 90 दिन तक नहीं चुक रहा है, ऐसे कितने जो लोन है NPA, वो सब ज़्यादा किस सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में सब ज़्यादा है। आपको पता है ना यार, नीरव मोदी, ये विजय माल्या, मेहुल चोकसी, बड़े बड़े लोग हैं, ये खा के भागते थे, तो 10-10 हज़ार करोड़ रुपए खा के भागते हैं, ठीक है। तो दूसरे नंबर पे सेक्टर है एग्रीकल्चर का, क्योंकि बहुत सारे लोन डिफॉल्ट हो जाते हैं, छोटे लोन बहुत बड़े अमाउंट में, ठीक है। मतलब उनका एब्सोल्यूट अमाउंट कम होता है, लेकिन छोटे बहुत ज़्यादा किसान यदि डिफॉल्ट हो जाते हैं तो एग्रीकल्चर इसलिए सेकंड पे आता है। सर्विस सेक्टर में कम होता है ये चीज़, और पर्सनल लोन तो डिफॉल्ट होने ही नहीं देते, बैंक वैसे ही कैसे भी करके निकाल लेते हैं, क्योंकि और एग्रीकल्चर में क्या है, कोलेट्रल नहीं होता यूजुअली, हाँ, गिरवी चीज़ें, क्योंकि गवर्नमेंट की ऐसी बहुत सारी स्कीम्स है जिनमें गिरवी नहीं रखती, तो फिर वो डिफॉल्ट भी हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, सर्विस और पर्सनल लोन, ये तो IAS बन गया साहब, IASP, ठीक है। चलो आगे चलते हैं साहब। मिनिस्ट्रीज, एग्रीकल्चर से रिलेटेड 4 मिनिस्ट्रीज है, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ये आपके एग्जाम में देखो, वो क्या करता है, किसी भी पर्टिकुलर स्कीम की बोलता है कि ये इस मिनिस्ट्री के अंदर है। अब आपको सारी मिनिस्ट्रीज तो पता होनी चाहिए ना, कि मान लो वो बोल दिया कि प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर है, तो आप तो टिक लगा के आ जाओगे कि यार सही है यार, एग्रीकल्चर सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। लेकिन यदि आपको पता है कि एक मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, सहकारिता मंत्रालय अलग से है, तो फिर आपका दिमाग उधर जाएगा कि अरे यार, ये मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के अंदर भी तो हो सकती है, सहकारिता मंत्रालय के अंदर भी तो हो सकती है, क्योंकि प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, तो ये इसके अंदर आती है। तो इस तरीके से आपको सारे पता होने चाहिए। तो एग्रीकल्चर के अंदर एक तो होती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। तो इसके अंदर 2 डिपार्टमेंट है, एक तो डेयर डिपार्टमेंट, एक डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। एक डिपार्टमेंट का नाम तो मिनिस्ट्री के ऊपर ही है, सीधा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंदर है कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ठीक है। और एक है कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग। एक तो क्या कर रहा है, किसानों के वेलफेयर के लिए काम कर रहा है, कृषि के लिए, और एक रिसर्च कर रहा है डिपार्टमेंट, जिसे डेयर भी बोलते हैं, DARE, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ठीक है। तो इसके अंदर ICAR आता है। ICAR का नाम आपने बहुत बार सुना होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके अंदर कुछ रिसर्च हो रही है जो कि पूछा जा सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है अपने 3 जगह मेंशन है साहब। एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में मेंशन है, प्री के सिलेबस की बात कर रहा हूँ, जिसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस इन द वर्ल्ड। दूसरा आपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में की, एग्रीकल्चर में क्या क्या नवाचार हो रहे हैं साइंस में, और तीसरा तो इकोनॉमिक्स में, तो है जो हम पढ़ रहे हैं। तो ये जो नवाचार है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हिस्सा है, तो ये चारों याद रख लेना। CR जो धान है वो राइस के लिए ध्यान रखना, ठीक है। CR धान 310 जो ICAR ने जो किस्म बनाई है। WP02 ये वेस्ट बंगाल में बनाई गई है, वीट है। अब W से आप वीट याद कर लेना, ठीक है, हालांकि इट स्टैंड्स फॉर वेस्ट बंगाल। पूसा विवेक जो है मेज, मक्का के लिए ध्यान रखना, ठीक है। पूसा विवेक आ जाता है मक्का खा के, कैसे भी करके याद कर लो यार, ये आपकी जिम्मेदारी है, याद कर। HHB 299 फिंगर मिलेट, बाजरे के लिए, ठीक है, ये आप याद कर लेना चारों, ठीक है। अभी पिछले साल प्रीलिम्स में क्या आया था, नबी MG21 आया था, जो कि किसकी स्कीम थी, किस्म थी, वीट की, काला गेहूं की, ठीक है। अब बहुत सारी बार क्वेश्चन आता है कि नाफेड जो है
नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये किसके अंदर है? तो ये ध्यान रखना, ये इसके अंदर है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर, ये इसके अंदर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के अंदर नहीं है, ये इसके अंदर है। तो ये सब ध्यान रखना। एक कभी भी एक्सपोर्ट वाली कोई भी एजेंसी हो ना, तो बिना सोचे आंख बंद करके आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स लगा देना, क्योंकि एक्सपोर्ट कर रही है और कॉमर्स, चाहे वो एग्रीकल्चर वाली हो, जैसे एक होती है अपेडा, APEDA, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब वो एक्सपोर्ट कर रही है ना, चाहे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो, लेकिन वो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती, क्योंकि एक्सपोर्ट कर रही थी, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आएगी, वो व्यापारी वाणिज्यिक मंत्रालय के अंदर आएगी, ठीक है। एपेडा, जैसे एक मपेडा होता है, मेराइन प्रोड्यूस एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो मेराइन प्रोड्यूस कौन से होते हैं, जैसे मछली हो गया, ये जो भी समुद्र से जो निकलते हैं, तो ये दोनों किसके अंदर आएगी? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आएगी, ठीक है। आगे चले, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड डेयरी, एक ये मिनिस्ट्री होती है। अच्छा, इनके मिनिस्टर्स भी आपको वैसे नहीं पूछता, ये जीके वाले क्वेश्चन छोटे एग्जाम में पूछता है, अपने आरएस में नहीं पूछता। ये अपने तोमर जी हैं, इनका तो नाम मैं खुद ही भूल गया, और ये अपने तो है ही अमित शाह जी, और ये तो अपने जो गजेंद्र सिंह जी है, अपने राजस्थान के ही हैं, तो जोधपुर के, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इनके अंडर है, ठीक है। इनका नाम आप गूगल कर लेना, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री के किसके, हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो भाई साहब, ये जो मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, इसके अंदर भी दो डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, ये अलग कर दिया, और मत्स्य पालन वाला अलग कर दिया, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, ठीक है। आगे चलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, ये इंपॉर्टेंट है, कब बनी? 6 जुलाई 2021 को, हाल ही में बनी है ये, तो 6 जुलाई 2021 को, और इसके जो दादा हैं वो अपने अमित शाह जी हैं, और इसकी जो थीम है वो है सहकारिता से समृद्धि। कैसे समृद्धि लाएंगे? सहकारिता से, सब मिलजुल के, ठीक है। और इसका एक महत्वपूर्ण जो काम है वो है कंप्यूटराइजेशन ऑफ 63,000 PACS, ये नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 63,000 PACS को, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मतलब ये नाबार्ड के अंदर काम करती है, और इनका कंप्यूटराइजेशन करना। ये क्या है? अरे कुछ नहीं, जैसे एग्रीकल्चर सोसाइटी होती है, जैसे अपना ग्राम सभा है ना, जो पंचायती राज या फिर लोकल गवर्नेंस के लिए जो फंडामेंटल यूनिट है, वैसे ही कोऑपरेटिव जो पूरा कल्चर है उसका जो फंडामेंटल यूनिट है, जो गांव के क्षेत्र पे, ग्राम पंचायत पे लेवल पे, वही PACS काम करती है, प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव। इनके ऊपर फिर डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है, डिस्ट्रिक्ट के ऊपर है फिर स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है ना। तो आप ये स्टेट वगैरह तो अपन ने पढ़ ही लिया था। आगे चले, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, एक मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति 2019 में बनी थी, ध्यान रखना, ये 2021 में बनी है, 2019 में बनी थी। नमामि गंगे प्रोग्राम इसका है, अटल भूजल योजना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, आगे हम पढ़ेंगे भी सही, ये इसका है। ड्रिप डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ये डैम्स को रिहेबिलेट करते हैं, उनकी ऊंचाई बढ़ाना, उनको स्ट्रेंथन करना है, नई टेक्नोलॉजी लाना, और उसके अलावा एक कौन सी डेटा कलेक्ट करना, डेटा कलेक्ट करने वाली स्कीम कौन सी थी मैं भूल गया, काफ़ी अच्छी स्कीम थी वो भी। तो ठीक है, ये हो गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर। तो हर डिपार्ट, जैसे मैंने ये स्क्रीनशॉट दिया हुआ है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है, इसकी आप वेबसाइट जाके देखोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और ये किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर है। तो देखो, ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, और फिर इसके अंदर कौन सी स्कीम है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। ये जल शक्ति के अंदर नहीं, कृषि सिंचाई है, लेकिन ये इसके अंदर, तो ये याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई तोड़ नहीं है। आगे चले, लाइव स्टॉक, पशुधन। अब ज़्यादा तो डीप में मैं गया नहीं, जो काम की चीज़ें वही पढ़ ली। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री ऊपर पढ़ा था अपन ने, अलग से एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड डेयरिंग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, इसके अंदर एक डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री है। ये कंडक्ट करता है हर 5 साल में, जैसे एग्रीकल्चर सेंसस 5 साल में होती थी, और पहली सेंसस 1919-20 में हुई थी। तो अभी जो 20th लाइव स्टॉक सेंसस हुई थी 2018-19 में हुई थी। ध्यान रखो, जो एग्रीकल्चर की जो लास्ट हुई थी वो 2015-16 में हुई थी, 10वीं, ठीक है, और जो पशुपालन वाली हुई थी वो 2018-19 में हुई थी, 20वीं। तो इसके अंदर देखा गया कि केटल, काऊ सबसे ज़्यादा है अपने भारत में, फिर उसके बाद में गोट, बकरियाँ हैं, फिर बफेलो भैंस है, और सीप भेड़ है। अब इसका तो मैं क्या ही हिंदी करता, ठीक है। और राजस्थान इंपॉर्टेंट है, राजस्थान किन 3 चीज़ों में टॉप पे? बकरी, बिल्कुल समझ में आता है भाई, बकरी है अपने खूब। कैमल तो अपन एक तरीके से मोनोपोली है कैमल में तो, और अपने पास इनकी तो कोई कमी ही नहीं है, ठीक है। तो गधे भी अपने पास खूब है। अरे मुस्कुरा के रहे हो इतना, ठीक है। राजस्थान सेकंड पोजीशन इन ओवरऑल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। अब यदि पूरे स्टेट्स की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा यूपी में है लाइव स्टॉक, ठीक है, पशुधन, उसके बाद में सेकंड पे राजस्थान में। तो अब इंपॉर्टेंट अपने लिए क्या है? 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है इस पूरी स्लाइड से। राजस्थान कौन से नंबर पे है? सेकंड नंबर पे है। राजस्थान में कौन कौन फर्स्ट है? बकरी की पॉपुलेशन जो सबसे ज़्यादा है पूरे इंडिया में, कैमल की है, और अपने इनकी तो है ही गधों की पॉपुलेशन, और बस यही है। 20th लाइव स्टॉक सेंसस 2018-19 में हुई थी। बस आगे चलते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड, अब मृदा के देखो, ये
थोड़ी रैंडम सा है, इनमें ज़्यादा वो नहीं है, पीपीटीज में कॉन्टिन्यूम नहीं है, मैं कहूँगा एक क्या बोलेंगे कॉन्टिन्यूम का हिंदी में क्या बोलेंगे ये, क्योंकि मैंने क्या किया एग्जाम से इंपॉर्टेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकाल के दे दी बस अभी, ठीक है, वो अपने इंपॉर्टेंट, मेंस में हम फिर कहानियों के रूप में थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे इनको, है ना। तो 2015 में पहली बार सोइल हेल्थ कार्ड लॉन्च किया गया, 2015 मृदा स्वास्थ्य कार्ड। अब ये इंपॉर्टेंट है कि 12 मापदंड पे कोई भी सोइल हेल्थ कार्ड, कोई भी टुकड़ा होगा कागज का, उस पर 12 मापदंड लिखे होंगे। जैसे मान लो आपने अपनी सोइल की जांच करवाने के लिए लैब में भेज दिया, लैब से जो रिपोर्ट आती है, जैसे अपने यहाँ पे ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट आती है ना कि सीबीसी ठीक है भाई इतना है, ठीक है, हीमोग्लोबिन इतना है इनका, आरबीसी का इतना है इनका, और जो भी है 70 तरीके की चीज़ होती है ना, जैसे ही हम वैसे ही हम मृदा को लैब में भेजेंगे तो लैब से 12 पैरामीटर्स लिखे होंगे कि इसमें नाइट्रोजन इतना है, फॉस्फोरस इतना है, पोटेशियम इतना है। तो ये 12 मापदंड इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से 12 हैं? उनमें से 3 तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, वृहद पोषक तत्व, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, ठीक है, भर भर के। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, NPK बोलते हैं इसको, ये याद ही कर लेना भाई। कौन कौन से हैं? वृहद मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब इनका जो आइडियल रेशियो होना चाहिए 4:2:1 होना चाहिए। मतलब मान लो बहुत एक मिट्टी का ढेर है, उसमें मान लो 1 ग्राम यदि पोटेशियम है टोटल मिला के, तो उसमें 2 ग्राम फॉस्फोरस होना चाहिए और 4 ग्राम नाइट्रोजन होना चाहिए। ये आइडियल रेशियो है, तब मृदा स्वस्थ बोली जाएगी। लेकिन इंडिया में क्या किया भाई साहब, दे यूरिया भर भर की यूरिया देते हैं, क्योंकि यूरिया पे सब्सिडी ज़्यादा मिलती है, सस्ता मिलता है यूरिया बहुत ज़्यादा। तो भर भर आप किसानों को यदि आप अवेयर नहीं करोगे तो उनको लगेगा कि जितना यूरिया देंगे उतनी अच्छी चीज़ है, ज़्यादा उत्पादन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जैसे ही ये रेशियो गड़बड़ाया, मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इंडिया में अभी 8:3:1 है, मतलब 1 ग्राम या किसी सोयल में पोटेशियम है तो उस सोयल में 8 ग्राम तक नाइट्रोजन है, जो कि रेशियो गड़बड़ाया हुआ है। तो ये रेशियो याद कर लेना, 8:3:1 है। एक चीज़ और आप याद कर लेना कि चलो नाइट्रोजन तो हम नेचुरल गैस से, मीथेन से बना लेते हैं, ठीक है, मीथेन से हम CH4 से हम नाइट्रोजन बना लेते, ये यूरिया बना लेते हैं, ठीक है, NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो ये तो हम इससे बना लेते हैं हेबर प्रोसेस से। लेकिन फॉस्फोरस जो है हम नहीं बना पाते, और 80-85% तक फॉस्फोरस जो है हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। और पोटेशियम जो है वो 100% इंपोर्ट डिपेंडेंट है। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पोटेशियम, या इसको पोटाश भी बोलते हैं, ये जो इसका एलिमेंट जो साइन है वो K है, फॉस्फोरस का P है। फॉस्फोरस हम 80 से 85% इंपोर्ट करते हैं, और पोटेशियम या पोटास के हम कितना 100% इंपोर्ट करते हैं, बाहर से लेते हैं पूरा का पूरा ही। आपने घरों में, यदि आप किसान परिवार से, तो आपने देखा होगा ना कि यूरिया तो बहुत पड़ा रहता है कि DAP भी डाल दो, तो ये क्या है, डाई अमोनियम फॉस्फेट, ठीक है, ये फॉस्फोरस का वो है। और MOP होता है म्यूरल्स ऑफ पोटेशियम या पोटास, म्यूरल्स ऑफ पोटास है, ठीक है। तो ये होता है कि, तो इस तरीके से अपने घरों में पड़े रहते हैं इस तरीके के एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर्स। तो आगे चलते हैं। ये तो 3 पैरामीटर हो गए। सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं इसको, सल्फर को सेकेंडरी न्यूट्रिएंट बोलते हैं, ठीक है। सोयल हेल्थ कार्ड में सेकेंडरी न्यूट्रिशन कौन है, सल्फर है ये। और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, जिंक, आयरन, कॉपर, मैंगनीज और बोरान, ठीक है। ये 5 हैं ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है अपने पास, ठीक है। सल्फर सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब साथ में कुछ फिजिकल पैरामीटर्स भी तो होंगे ना, कि जैसे आपकी मान लो ब्लड की रिपोर्ट है, तो ब्लड की रिपोर्ट में साथ में कलर भी आएगा कि ब्लड का कलर कैसा है, ठीक है। मान लो येलोइश कलर है तो वो लिख देगा, क्योंकि ये भी आपकी ब्लड का यदि येलोइश कलर है तो आपके मतलब कुछ बीमारी का संकेत हो सकता है। वैसे ही ये फिजिकल पैरामीटर भी नापते हैं कि pH कितनी है साहब, ऑर्गेनिक कार्बन इसमें कितना है, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितनी है, EC कितनी है, ठीक है। तो ये 3 फिजिकल पैरामीटर है। pH वाला कंसेप्ट पता है आपको, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी वैसे ही नापते हैं कि कितना कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का ये pH, ये सोइल है, ठीक है। और ऑर्गेनिक कंटेंट कितना है इसमें, ठीक है, कार्बन कंटेंट कितना है। तो अब ये तो आपको रटने ही पड़ेंगे साहब। तो 3, 4 और 5 9 और ये कितने हो गए, 3 ही हुए, 12, हाँ 12 हुए, ठीक है। अब कुछ है कि यूरिया पे जो सब्सिडी देती है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, ध्यान रखना। केंद्र प्रायोजित योजना नहीं यार, प्रायोजित नहीं होगी, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होता है प्रायोजित, तो ये गलत हो गया हिंदी, ठीक है। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम वो होती है जो कि 100% सेंटर का होता है, और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है उनमें जैसे 60-40 होता है, कहीं पे 90-10 होता है, ठीक है। तो यूरिया की जो सब्सिडी देती है उसमें स्टेट का कोई रोल नहीं होता, उसमें पूरा जो फिजिकल डेफिसिट होगा वो किसका जाएगा, सेंटर का जाएगा। इसीलिए हाल ही में इंडिया ने
पीएम प्रणाम स्कीम क्या की है, लॉन्च की है। अब ये कौन करता है? अब जब भी कोई भी फर्टिलाइजर की स्कीम हो, ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं करती, उसको मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स अलग से इंडस्ट्री एक मिनिस्ट्री है, ठीक है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। समझ में आ गया आपको? तो अब इसमें क्या करते हैं, इसका कोई अलग से बजट नहीं है। गवर्नमेंट क्या कर रही है कि यार हम फर्टिलाइजर पे इतनी सब्सिडी देते हैं इन स्टेट्स को, इन किसानों को, तो यदि ये किसान, ये स्टेट्स यदि फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना ही कम कर दें तो सब्सिडी का पैसा बचेगा, और जो पैसा बचेगा वो हम इनको दे देंगे सीधा सीधा। ये अब उसको कहाँ पे काम ले लेंगे? ये बायो फर्टिलाइजर्स में काम ले लेंगे। ये मान लो बड़ा सा वो बना रहे हैं, बायो फर्टिलाइजर का एक सेंटर बना रहे हैं, या रिसर्च सेंटर बना रहे हैं, या फिर एक प्रोडक्शन सेंटर बना रहे हैं, उसमें हम दे देंगे, ठीक है। तो जो पैसा बचेगा सब्सिडी से, जैसे फर्टिलाइजर उर्वरक सब्सिडी 2.55 लाख करोड़ रुपए थी 2022 में, ये डेटा इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीएम प्रणाम काफ़ी अभी न्यूज़ में चल रहा है। तो जो फर्टिलाइजर सब्सिडी यूनियन गवर्नमेंट की कितनी थी? 2.55 लाख करोड़। अब आप कंपेयर करो, 270 लाख करोड़ की जीडीपी में से 2.55 लाख करोड़ रुपए तो सब्सिडी फर्टिलाइजर में ही चली गई, बहुत बड़ा अमाउंट है ये। तो अब अच्छा, पीएम प्रणाम की फुल फॉर्म क्या है? पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, न्यूरिशमेंट एंड एम्यूलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। तो ये याद कर लेना, हिंदी में भी यही होगा क्योंकि प्रणाम PRANAM वैसे ही बनाया हुआ है इन्होंने, ठीक है। कोई एक्स्ट्रा बजट नहीं है, वो बोलेगा वहाँ पे ऑप्शन में कि 5,000 करोड़ का बजट, 6,000 नहीं, वो ये जो जहाँ इनसे जो पैसा बचेगा सब्सिडी का वही इसमें दे देंगे। और 70% मनी असेट क्रिएशन में, असेट कुछ भी हो सकता है कि आपने बड़ा सा एक टैंक बना दिया जिसमें आप बायो फर्टिलाइजर बना रहे हो, या आपने रिसर्च सेंटर खोल दिया, या कुछ भी। और 30% डायरेक्ट फार्मर्स को रिवॉर्ड। मान लो कोई किसान यूरिया को रिप्लेस कर देता है ऑर्गेनिक मेन्योर से, तो उसको एक तरीके से रिवॉर्ड दे दिया जाएगा कुछ, समझ गए? 70-30 हो गया, यहाँ तक दिक्कत नहीं है। यूरिया की सब्सिडी हो गई। और एक होते हैं प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। ये अब देखो इंपॉर्टेंट है, समृद्धि केंद्र। वो ऑप्शन ऐसे दे देगा कि किसान समृद्धि केंद्र किस किस के लिए। पहला ऑप्शन हो गया कि यहाँ पे क्या करते हैं समृद्धि केंद्र में, कुछ भी ऑप्शन बना लो यार, अब मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। मतलब ये जो है वो किसके लिए? रिटेल शॉप फॉर फर्टिलाइजर सीड्स पेस्ट, मतलब एक तरीके से एक दुकान है समृद्धि केंद्र, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल और फर्टिलाइजर के अंदर ये ऑपरेट करती है, जहाँ पे किसानों को ये खाद, बीज, पेस्टिसाइड, कीटनाशक वगैरह मिलते हैं, ठीक है। वो ऑप्शन कुछ भी बना सकता है, जैसे क्योंकि प्रधानमंत्री किसान आ गया तो किसानों से रिलेटेड तो बनाएगा ही बनाएगा। समृद्धि में वो जैसे कि यहाँ पे DBT में अमाउंट मिलता है किसानों को, कि जो PM किसान मानधन योजना है उसके अंदर। दूसरा ऑप्शन बना देगा कि यहाँ पे किसानों को समृद्धि योजना है ना, कि किसानों को लेट से एग्रीकल्चर जो असेट्स हैं वो किराए पे मिलते हैं, जैसे मान लो कटर मिल गई या फिर ट्रैक्टर मिल गया, ठीक है। और तीसरा फिर फर्टिलाइजर का बना दिया, चौथा कुछ भी बना देगा। तो ध्यान रखना कि आपने को क्या करना है, बीज, खाद और कीटनाशक के लिए जो दुकानें हैं उसको किसान समृद्धि केंद्र बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं साहब। MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये क्या होती है? अभी जो MSP दी जाती है वो कितने पे दी जाती है? 22 फसलें हैं प्लस एक फसल हो रही है, मतलब टोटल 23 पे दी जाती है। यदि एग्जाम में है तो 23 पे, ठीक है। तो भाई होती ये क्यों देती है गवर्नमेंट? देखो, एक APMC एक्ट आया था एक बार बहुत पहले 2003 में, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। तो पहले क्या होता था कि किसान ने अपने खेत में अन्न उगाया, ठीक है। अब ये अन्न जो उगाया है खेत में, ये कहीं से, क्योंकि सीमांत किसान है, लघु किसान है, तो उसके पास बीज लेने के लिए, खाद बीज के लिए, सिंचाई करने के लिए पैसे नहीं थे। तो उसने क्या किया, गाँव के लाला से, गाँव के जमींदार से कुछ मान लो 10,000 रुपये अपने को क्या ले लिए, उधार ले लिए। अब आप एक बात बताओ, जो बैंक ब्याज लेता है वो कितना लेता है KCC पे? आपने कल पढ़ा था कि 7% लेता है, उसमें भी 3% तो इंटरेस्ट सबवेंचर मिल जाता है, तो 4% ही पड़ता है, सिर्फ 4% ब्याज मिलता है। मतलब यदि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट लगाऊं तो 72/4, 4 एकम 4, 4 × 32, ठीक है। तो लगभग 18 साल में जाके दुगना होगा। मान लो किसी ने 10,000 रुपये लिए मुझसे, और मैं यदि चक्रवर्ती ब्याज लगाता हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाता हूँ 4% इंटरेस्ट रेट एनुअल की उससे, तो 18 साल में जाके वो 20,000 रुपये होंगे। लेकिन ये जो जमींदार वगैरह करते हैं वो 2 रुपये सैकड़ा, मतलब 24% ब्याज हो गया ये साल का, ठीक है। और 24% का मतलब होता है 72/24, ये एक 72 वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है। आपके काम का नहीं है, मतलब 3 साल में ही 20,000 रुपये हो जाएंगे, दुगने हो जाएंगे, इतना ब्याज लेते हो। और ये तो 2 रुपये सैकड़ा तो सबसे मिनिमम ब्याज है गाँव में, यदि आप गाँव से होंगे तो 4 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा, इवन 5 रुपये सैकड़ा, मतलब 60% तक ब्याज लेते हैं। समझ रहे हो आप?
₹5 सैकड़ा का मतलब होता है 12 × 5 60% एनुअल ब्याज, क्योंकि ये मंथली होता है ₹5 सैकड़ा। तो सोचो बैंक जहाँ 4% KCC में ब्याज दे रहा है वह, और कुछ कुछ किसानों को 60% ब्याज देना पड़ता है क्योंकि जमींदारों के चक्कर में आ जाते हैं। तो अब जमींदार ने मान लो ₹5 सैकड़े में ब्याज दे दिया, मतलब ये तो लगभग 1 साल में दुगना हो जाएगा। 10,000 रुपये इसने इनपुट वो ली थी, अब 10,000 रुपये कहीं इनपुट लगा रहे हैं, इसकी फसल मान लो 20,000 की हुई, तो जमींदार ही ले जाएगा इसकी फसल को। तो और ये क्या करते हैं जमींदार, यूजली अपनी जो फसल है उसको खरीदने बेचने का भी काम करते हैं। तो ये बोलेंगे कि 10,000 तूने लिया था, 20,000 ब्याज के हो गए, तो तू पूरी फसल मुझे ही बेच दे। बेच दिया, मतलब बेच क्या दिया उसने, तो कमा के दे दिया उसको। पहले ब्याज में लिए पैसे लिए थे, ब्याज इतना हो गया तो दे दिया उसको। अब ये क्या करते हैं, अब जाके ये फिर मंडी में बेचेंगे, ये जो बिचौलिए हैं ये मंडी में जाके बेचेंगे। तो ये सब खेल गवर्नमेंट देख रही थी, तो गवर्नमेंट ने APMC एक्ट लाया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी। इस एक्ट में क्या था कि किसान अपने खेत के आसपास कहीं भी किसी को भी नहीं बेचेगा, वो सीधा जाके मंडी में बेचेगा। जो मार्केटिंग कमेटी है, मंडी है ये, वहाँ पे जाके बेचेगा। बाहर बेचना इलीगल है, बाहर खरीदना और बेचना इलीगल है। APMC एक्ट ये आया था साहब। अब मंडी में भी कार्टलाइजेशन होने लग गया, मतलब मंडी में भी आड़तियाँ होते थे, तो वो पूरी तरीके से मोनोपोली थी उनकी आड़तियाँ उसकी, और वो पूरी तरीके से जैसे मान लो सरसों आई तो उसकी लेवी निकालते, मतलब जैसे सरसों का तेल निकाल दिया तो बोलेंगे यार ये तो इसमें तो तेल ही ज़्यादा नहीं है, तो ये तो इतने की पड़ेगी। तो फिर गवर्नमेंट आई MSP। ये मंडी और मंडी के बाहर दोनों तरीके से गवर्नमेंट जब किसानों से फसल खरीदती है मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, उसे MSP बोलते हैं, ठीक है, मिनिमम समर्थन मूल्य। मतलब मान लो किसान है, उसने सरसों बेचने जा रहा है, वो या तो वो सीधे APMC मंडी में बेच सकता है आड़तियों को, और मान लो यहाँ पे उसको कम दाम मिल रहे हैं, तो फिर अलग अलग मंडियों के अंदर या मंडियों के बाहर जो गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, वो क्या करती है, अपने केंद्र लगाती है, वहाँ पे जाके किसान बेच सकता है। जैसे मान लो 5500 रुपये पर बोरी पर क्विंटल सरसों का भाव चल रहा है, ठीक है, तो या तो किसान APMC मंडी में जाके बेच सकता है, तो मान लो वहाँ पे जो आड़तियाँ वगैरह हैं वो भाव जो चल रहा है वो 5100 का ही चल रहा है, तो वो क्या करेगा, MSP पे जाके सरकार को बेच देगा, सरकार खरीदती है उससे। समझ में आ गया MSP का कंसेप्ट? किसानों को प्रॉपर मूल्य मिलना चाहिए। अब ये अभी कितनी फसलों के लिए, सब फसलों पे तो नहीं है, तो ये 23 फसलों पे, जिनमें 22 तो सीधी सीधी फसलें और 1 शुगर केन है जिसपे FRP देते हैं, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइसेस। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 23 पे टोटल। 14 खरीफ की फसलें, 6 रबी की है और 3 कैश क्रॉप्स है। तो एक तो कैश क्रॉप्स तो आप याद ही रख लो तीनों, जूट, कोपरा, जो वाणिज्यिक फसलें, जो कि स्पेशली वो किसान उगाते हैं जो सीधे सीधा उनका पर्पस बेचने का होता है। एक मिनट, ठीक है, तो ये कौन कौन सी फसलें हैं, जूट, कोपरा मतलब कोकोनट ही होता है, ठीक है, नारियल और एक शुगर केन। ये तो 3 वाणिज्यिक फसलें तो याद ही कर लो। अब ये खरीफ और रबी की याद रहेगी नहीं रहेगी, आप देख लो इनको अच्छे से, याद रह जानी चाहिए। यदि आप किसान परिवार से हो तो आपको पता है कि खरीफ की फसलें अभी जो चल रही है, जो अभी जो खेतों में लहला रही है, वो कौन सी फसलें, ज्वार, बाजरा, मक्का, पेड़ी, मूंग, उड़द, ये सब ये ग्राउंडनट। अभी मैंने कहा था ना, जो फोटो खींची थी मैंने पिछले साल इसी टाइम की खींची थी, तो ग्राउंडनट भी है, ठीक है। और ग्राउंडनट इन शेल, मतलब वो मूंगफली, प्रॉपर मूंगफली होनी चाहिए, मूंगफली के दाने नहीं, मूंगफली के दानों पे MSP नहीं मिलती, वो शेल में होनी चाहिए, वो छिलका भी होना चाहिए मूंगफली का। सोयाबीन, सनफ्लावर, तिल, नाइगर सीड, अरंडी और कॉटन, ठीक है। तो ये याद कर लो, याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। हाँ, ट्रिक ये है कि कुछ ऐसी फसलें देगा वो ऑप्शन में कि जैसे तंबाकू, ठीक है, या फिर सुपारी, ठीक है, या फिर कॉफ़ी, या फिर टी। अब ये फसलें ऐसी है कि इन पे MSP देना मुरकता है, क्योंकि ये यूजली वो किसान उगाते हैं जिनके प्लांटेशंस होते हैं बड़े बड़े, ठीक है, तो इन पे MSP गवर्नमेंट नहीं देती। तो आप वैसे ही थोड़ा लॉजिकल सोच के इनको काट देना कि नहीं, सुपारी पे नहीं देती, कॉफ़ी पे नहीं देती, टी पे नहीं देती, तंबाकू पे नहीं देती, ठीक है, तो इन फसलों पे देती है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। अब जो MSP देती है गवर्नमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, A2 + FL × 1.5 में देती है, ठीक है। मैंने हाल ही में एक टीचर का अपने RS डोमेन में एक लेक्चर पढ़ा रहे थे, वो उन्होंने C2 कर रखा था, जो कि गलत है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अभी जो, अब पहले तो हम ये देखते हैं कि MSP डिसाइड कौन करता है, तो ये ध्यान रखना, रिकमेंड तो करता है CACP,
कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, कृषि लागत और मूल्य आयोग, ये इंपॉर्टेंट है भाई, रिकमेंड करता है ये कि कितनी देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन उसको अप्रूव और अनाउंस कौन करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, ठीक है, जिसका जो चेयरपर्सन होता है वो कौन होता है? पीएम होते हैं। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता है कि एमएसपी इज अनाउंस्ड बाय सीएसीपी, नहीं, एमएसपी इज अप्रूव्ड बाय सीएसीपी, नहीं, सीएसीपी सिर्फ रिकमेंड करता है, ठीक है। कृषि लागत और मूल्य आयोग सिर्फ रिकमेंड करता है कि इतना देना चाहिए, फिर उसको अप्रूव और अनाउंस कौन करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। समझ में आ गया? अब ये जो सीएसीपी उसने कितना रिकमेंड किया हुआ है? A2 + FL × 1.5। अब प्रीलिम्स के लिए तो आप रट लो कि वो देगा ऑप्शन में कि C2 × 1.5, नहीं, C2 × 1.5 जो अपन MS स्वामीनाथन जी थे ना, उनकी एक कमेटी बनी थी, उन्होंने, देखो कमेटी भी कौन किसकी बनाते हैं? गवर्नमेंट किसी को एरे गेरे को, मेरे जैसे आदमी को उठा के कमेटी में का चेयरपर्सन थोड़ा ना बना देंगे, उन्हीं को बनाते हैं जिनको एग्रीकल्चर में काफी एक्सपीरियंस होता है। अब MS स्वामीनाथन सर जब फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन है तो अभी भी जिंदा है, वैसे वो 98 साल के और अभी भी जिंदा है, तो ऐसे आदमी को तो बनाएगा, उनको तो पूरी A to Z हिस्ट्री पता है एग्रीकल्चर की, तो उनको कमेटी का चेयरपर्सन बना दिया गया और उन्होंने रिकमेंड किया कि C2 × 1.5 होनी चाहिए, जो कि अभी नहीं है। और गवर्नमेंट ने क्यों नहीं कर रही? क्योंकि यार इतना देगी गवर्नमेंट तो फिर फिस्कल डिफिसिट बढ़ जाएगा, तो ये C2 ज़्यादा होता है। अब वो कैसे ज़्यादा होता है मैं आपको समझा दूंगा। अभी जो है A2 + FL × 1.5 है, प्रीलिम्स के लिए तो ये काम का है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं A2 क्या होता है। A2 वो होता है जो किसान, मान लो ये खेत है, ठीक है, खेत में एक फसल उगा रखी है किसान ने। A2 वो होता है एक्चुअल कॉस्ट, A मतलब एक्चुअल कॉस्ट, तो A2 वो होता है जो किसान अपने जेब से खर्चा कर रहा है, ठीक है। तो वो तो एमएसपी में कम से कम होना ही होना चाहिए ना। तो किसान जेब से कौन कौन सा खर्चा करता है? खाद खरीद लिया, बीज खरीद लिया, कीटनाशक खरीद लिया, कोई मशीन रेंट पे ले ली, काटने वाले आए बाहर से उनको पैसा दे दिया, ठीक है, सिंचाई के लिए खर्चा आया, ये सब जो जेब से खर्चा हुआ है उसको A2 में काउंट करते हैं। एक्चुअल कॉस्ट डायरेक्टली इनकर्ड बाय द फार्मर्स ऑन सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हार्ड लेबर, डेप्रिसिएशन ऑफ फार्म बिल्डिंग्स एंड मशीनरी, ठीक है। ये तो हो गया साहब A2। और इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब खर्चा ही तो हो रहा है। कि मान लो कहीं से इंटरेस्ट ऑन वर्किंग कैपिटल मतलब कुछ भी हो सकता है कि यार ब्याज लग रहा है किसी चीज़ पे, मान लो उसने जो खेत लिया हुआ है, बहुत सारे किसानों के पास खुद का खेत नहीं होता, तो खेत भी ब्याज पे ले लेते हैं, रेंट पे ले लेते हैं कि भाई 10,000 रुपये में एक सीजन उगाऊंगा मैं, तो ये 10,000 रुपये भी तो जेब से ही गए ना। तो ये सब A2 में हो गया। FL क्या होता है भाई? FL होता है फैमिली लेबर, कि ये फैमिली है, किसान फैमिली, बहुत प्यारी सी फैमिली है, मैं जूम करके बता देता हूँ आपको। 2 बच्चियाँ हैं और ये इनके फादर है, ये मदर है, ये इस पे काम कर रही है खेत में। अब मान लो ये अपने खेत में काम नहीं करते और कहीं जाके मजदूरी करते, ठीक है, किसी और के खेत में करते हैं या मनरेगा में करते हैं, कुछ भी करते, तो भी तो उनको पैसा मिलता है ना। अब यार एक बात बताओ, कहीं और करते तो पैसा मिलता है और अपने खेत में काम कर रहे हैं पैसा नहीं मिल रहा, तो वो भी तो काउंट होगा ना। तो इसलिए इम्प्यूटेड कॉस्ट ऑफ फैमिली लेबर, जो कि अनपेड है, इनको किसी ने दिया थोड़ा ना है, तो वो भी तो काउंट होना चाहिए ना। पता लगे कि सिर्फ एमएसपी में हम वही दे रहे हैं जो हमारी जेब से खर्च हुआ है, फिर हमारे उसका क्या, जो हमारे मजदूरी हुई थी उसका, मजदूरी जो बनती है उसका, तो वो भी काउंट होता है। तो A2 + FL इतना काउंट करके उसको 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1.5 गुना कर देते हैं, उतना एमएसपी लगभग देते हैं, ठीक है। अब वो एक काउंट कौन करता है कि कितना A2 हुआ, कितना FL हुआ, ये काउंट करता है भाई साहब ये CACP, कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। नाम ही देखो ना, लागत कितनी है, मूल्य आयोग, ठीक है, लेकिन उसको अप्रूव, अब ये तो कुछ भी बोल देगा, उसको अप्रूव और अनाउंस कौन करता है? CACP, ये सॉरी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अब जो स्वामीनाथन जी ने ये कहा था C2, इसमें क्या होता है? A2 FL तो होगा ही होगा, प्लस वो चीज़ ये भी है कि मान लो किसान का खुद का खेत है, खुद की मशीन है, यदि इसको ये रेंट करता तो कितना मिलता? यार ये भी तो एक तरीके से, एक बात बताओ, कोई बनिया है, उसने अपनी दुकान रेंट पे दे रखी है, तो उसका तो पैसा आ रहा है, तो क्या एक किसान के खेत का पैसा उसको नहीं मिलना चाहिए? ठीक है, तो किसान, मान लो मेरे पास 2 बीघा जमीन है, तो 2 बीघा जमीन को मैं मान लो घर बैठा किसी को रेंट कर देता, मतलब एक तरीके से किराए पे देता, और वो वहाँ से मुझे 10,000 रुपये मिलते, तो वो भी तो काउंट होंगे ना। तो C2 में जो किसान की जो लैंड है उसको रेंट पे चढ़ाता, उसका कितना मिलता, वो भी काउंट हो जाता है। समझ में आ गया? नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक चीज़ याद रख लो, अभी A2 + FL × 1.5 है और स्वामीनाथन जी ने C2 × 1.5 रिकमेंड किया हुआ है। चलो आगे चलते हैं साहब, अब एग्रीकल्चर स्कीम्स पढ़ लेते हैं फटाफट से। अरे यार ये मैंने हटाना भूल गया, क्या इनको छोटा करना भूल गया मैं, कोई बात नहीं, होता रहता है, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें। मैं पानी भी लेता हूँ। हाँ जी, ये जो PM आशा है,
अब देखो एमएसपी का ही बड़ा रूप है ये, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ना वैसा ही कुछ कुछ है पीएम आशा। अब एग्जाम में क्या आएगा, पीएम आशा के कितने कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है साहब। पहला है प्राइस सपोर्ट स्कीम, मूल्य समर्थन योजना। दूसरा है प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट स्कीम, मूल्य में कमी भुगतान योजना। और तीसरा है पीपीएसएस, प्राइवेट प्रोक्योरमेंट स्टॉकिस्ट स्कीम, गैर सरकारी प्राप्ति थोक व्यापारी योजना। ये 3 स्कीम से पीएम आशा के अंदर। आशा का मतलब होता है अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ये 100% गवर्नमेंट का है, एमएसपी भी 100% गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है। अब आते हैं भाई प्राइस सपोर्ट स्कीम में। ये एमएसपी की तरह ही है कि आप जो किसान है उसको आप प्राइस में सपोर्ट दे रहे हो, उसके जो मूल्य है, उसका जो प्रोड्यूस है उसका आप उचित मूल्य दे रहे हो, ठीक है। प्राइस डिफिशियंसी क्या होता है, मूल्य में कमी भुगतान योजना। इसमें क्या होता है कि आपने मान लो एपीएमसी मंडी में बेचा और वो 5100 रुपये दे रहे हैं और एमएसपी 5500 है, तो पहले तो एमएसपी में तो गवर्नमेंट खुद ही खरीदती थी। अब गवर्नमेंट सोच रही है कि यार इसको खरीदो किसानों से, फिर इसको स्टोर करो कहीं पे, फिर इसको बनियो वगैरह में बेचो या फिर वापस पीडीएस उसमें भेजो। इतना लफड़ाई क्यों करते हैं? अपन तो ऐसा करते हैं, किसान को बोलते हैं कि तू भाई कहीं भी बेच, 5100 में बेच रहा है, जो 400 रुपये कम पड़े ना वो हम दे देंगे आपको। भावांतर भुगतान योजना, भाव में जो अंतर, देखो भाव प्लस अंतर, भावांतर का संधि विच्छेद यही हो ना पेपर 4। तो भाव में जो अंतर आ रहा है, 5500 की जगह 5100 मिल रहे हैं, तो बाकी के 400 रुपये तो हमसे ले जा। तो ये कहाँ है, हरियाणा गवर्नमेंट खट्टर जी कर रखा है, जो अपने मामा जी हैं शिवराज सिंह चौहान जी एमपी के जो चीफ मिनिस्टर, इन्होंने कर रखा है, ठीक है। और एक ये होता है कि प्राइवेट जो व्यापारी हैं इनको अलाउ कर दिया गया कि आप थोक व्यापारी है, इनमें खरीद लो, आप पूरे गांव में जाके आपने खरीद दिया, लेकिन इस पे गवर्नमेंट की ऑफकोर्स रेगुलेशन होगी। समझ में आ गया? तो ये 3 कंपोनेंट है पीएम आशा के, मूल्य समर्थन योजना, मूल्य में कमी भुगतान योजना और प्राइवेट वाले थोक वाले व्यापारी। आगे चलते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, किसान के सम्मान के लिए एक निधि दी जाती है। कड़कड़ाते हुए 3 नोट दिए जाते हैं साल में, 2,000 के, टोटल 6,000 रुपये हैं पर ईयर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। ये मैंने नोट इसलिए डाल दिए, मुझे 3 नोट वाली इमेज मिली नहीं थी, तो ये बहुत सारे नोट है लेकिन 3 ही नोट दिए जाते हैं ये, ठीक है। आगे चलते हैं, ये कब से चालू है भाई साहब? ये चालू है 1 दिसंबर 2018 से, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, स्टेट का कोई रोल नहीं होता, केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है ये, ठीक है। और अब तक 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों को पेमेंट दे दिया गया है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डेटा, ध्यान रखना बस। ये 1 दिसंबर 2018, 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 6,000 रुपये 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं। और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, सीधे बटन दबा के नाच क्या नाच, समझ में आ गया? एनपीसीआई का याद है, ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम वाला जो सिस्टम था, मैंने बताया था कि मान लो डीबीटी भेजना है तो बार बार गवर्नमेंट थोड़ा ना बेचती रहेगी हर एक किसान के पास, नाच से सब कुछ हो जाता है। एनपीसीआई के अंदर जो है उसके स्कीम्स अवेलेबल टू ऑल फार्मर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ फार्म साइज। ध्यान रखना, ये ऐसा नहीं कि लघु किसानों तक है या सीमांत किसानों तक या मीडियम तक है, सब किसान, जैसे मान लो किसी के पास 100 बीघा जमीन है उसको भी 6,000 रुपये सालाना मिल रहे हैं। पहले इस पर लिमिट थी 2019 से पहले, लेकिन मोदी गवर्नमेंट ने 2019 के बाद में कि सभी लो रहे यार, ठीक है, क्योंकि किसान वैसे ही उतने ज़्यादा नहीं है ना। पीएम फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब आई? 2016 में आई। और नोडल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, सीधा, ठीक है। अब ये क्या कर, इसमें होता क्या है, देखो भाई आपकी फसल है, फसल हो गई खराब, पहली बात तो नेचुरल कारणों से होनी चाहिए, ध्यान रखना, कि किसी ने आग लगा दी वो कवर नहीं होगा बीमा में, ध्यान रखना। या फिर मान लो और कोई लड़ाई वड़ाई हो गई तो किसी ने जाके फसल काट दी, होता है गाँव में ऐसा कि फसल ही काट के चले गया, ट्रैक्टर पूरा हली जोत दिया फसल में, वो सब रीजन यदि होते हैं उससे फसल बर्बाद होती है, उसका नेचुरल रीजन होना चाहिए। अगेन नेचुरल कैलामिटीज, पेस्ट भी नेचुरली होते हैं, जैसे टिड्डी दल का अटैक हो गया, ठीक है, डिजीज आ गई, कोई बीमारी आ गई फसलों में, दवा पड़ गया, दवा क्या होता है, लकवा मार जाता है, पैरालाइज हो जाती है वो, क्योंकि एकदम से सर्दी पड़ती है तो वो जो वीन्स होती है फसलों की, वो उसमें बर्फ़ जमा हो जाती है, तो उनके ऊपर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता, तो पैरालाइज हो जाती है, तो दवा हो गया, ये जो भी है। तो ये सब नेचुरल यदि कोज हैं तो आपको बीमा मिलेगा, उसका जो अमाउंट मिलेगा। प्रोटेक्ट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर हार्वेस्ट, ये चीज़ें जो भी नेचुरल कैलामिटीज है, या तो पहले हो जाए हार्वेस्ट के, फसल कटाई के पहले, मान लो खड़ी फसल पे कुछ दिक्कत हो गई, फसल कटाई के टाइम कुछ दिक्कत हो गई, या फिर फसल आपने काट के खेत में रखी हुई है और फिर मान लो ओलावृष्टि हो गई, पूरी फसल खराब हो गई फिर भी, या बाढ़ आ गई पूरी फसल बह गई, तो भी आपको उसका मुआवजा मिलेगा। तो तीनों कंडीशन है, बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर। जैसे हमने क्या किया था, चिरंजीवी योजना पड़ी थी, तो उसमें
चिरंजीवी योजना, या फिर अपन ने क्या पढ़ी थी, RGHS, और उसके अलावा कौन सा था, प्रधानमंत्री जो योजना है ना यार, मैं नाम भूल गया। एक तो प्रधानमंत्री, 2 कंपोनेंट थे, एक में 1.5 लाख वेलनेस सेंटर थे, और दूसरा फेमस आयुष्मान भारत। ये कभी कभी मेरा दिमाग ना, आयुष्मान भारत में क्या क्या था अपना, कि 3 दिन प्री हॉस्पिटलाइजेशन और आई थिंक 15 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, दोनों कवर कर रहे थे ना, हॉस्पिटल से पहले भी बाद में, वैसे ही ये भी कवर करता है। आगे चलते हैं। अब होता क्या है कि गवर्नमेंट तो क्या करती है, खुद नहीं करती बीमा, वो प्राइवेट और पब्लिक कंपनियों को, GIC को, जनरल इंश्योरेंस कंपनी को। अभी लाइफ का सवाल थोड़ा ना, ये तो माल है ना, ये जान थोड़ा ना है आदमी की, ये तो माल है एक तरीके से, तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी जाएगी। अब जनरल इंश्योरेंस कंपनी कोई सी भी होती है, जैसे बजाज हो गई, बजाज करते हैं, बहुत सारे बैंक भी इंश्योरेंस करते हैं जनरल इंश्योरेंस, वो सब इनके बिहाफ पे कर देती है गवर्नमेंट, प्रीमियम इनको दे देती है, और फिर ये जो कंपनीज है वो जाके इंस्पेक्ट करती है, वो जाके मुआवजा देती है किसानों को। अब इसमें सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, ये मेंस का काम है वैसे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। कंट्रोवर्सी ये हुई थी कि ये लोग क्या करते हैं, मुआवजा देने पहुंच जाते हैं, मौका मुआयना करने पहुंच जाते हैं, और फिर टर्म्स एंड कंडीशन बताते रहते हैं कि आपकी फसल तो इतनी खराब हुई नहीं, और ये टर्म्स थी, तो थोड़ा सा मुआवजा देते हैं। तो इन्होंने भर भर के पैसे कमाए हैं इन्होंने, कंपनियों ने। तो इसका मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश भी दिए थे कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को रिलैक्स करो, किसान पूरी तरीके से मुआवजा के हकदार होते हैं, तो उनको मुआवजा दो आप प्लीज़, ये इसको कमाई का सोर्स मत बनाओ। मतलब ऑफकोर्स कोई भी प्राइवेट कंपनी, कोई भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी यदि काम कर रही है तो उसको सस्टेन करने के लिए तो प्रॉफिट तो जरूरी है ही, लेकिन इसको कमर्शियलाइज मत करो यार। प्रॉफिट इज़ गुड, प्रॉफिट इज़ एथिकल, या फिर आई वुड से कौन सी को इकोनॉमिक्स एथिक्स या बिजनेस एथिक्स में बोलूँगा, ठीक है। प्रॉफिट बिजनेस एथिक्स है, वो कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉफिट कमाना, पैसा कमाना कोई गलत नहीं है, लेकिन कमर्शियलाइज मत करो इसको, ठीक है। फिर मैं इसमें घुस गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये कृषि मंत्रालय हो गया, और ये सब बीमा कंपनियां पब्लिक और प्राइवेट होती है, खुद गवर्नमेंट नहीं करती। गवर्नमेंट तो क्या करती है, मान लो 100 रुपये प्रीमियम है। प्रीमियम क्या होता है कि कितने रुपये में वो इंश्योरेंस मिल रहा है, कि जैसे एक बड़ा खेत है, 5 बीघा का खेत है, इसमें हमने सरसों का बीमा करवाना है। अब गवर्नमेंट बोल रही है कि यार इसका बीमा करवाने के 100 रुपये लगेंगे आपको, और यदि फसल ख़राब हो जाती है तो इतने 10,000 रुपये मिल जाएंगे आपको, ठीक है साहब। अब बीमा कराने के जो 100 रुपये हैं, इनमें से यदि वो सरसों है ना, सरसों रबी की फसल है, तो आपको तो किसान को तो 1.5 रुपये देने हैं, बाकी जो 98.5 रुपीज़ है ये गवर्नमेंट देगी, ठीक है। तो ये प्रीमियम बाई फार्मर्स, ये तीनों याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रबी का सिर्फ 1.5 रुपये देना पड़ता है 100 में से किसान को। खरीफ जो फसलें जो अभी उगी हुई है, ज्वार बाजरा मक्का मूंग उड़द, ठीक है, ग्राउंडनट, ये इनका 2% देना पड़ता है, मतलब 100 रुपये पे 2 रुपये देने पड़ते हैं। और हॉर्टिकल्चर जो फसलें हैं उनका 5 रुपये देना पड़ता है। इसका ज़्यादा क्यों देना पड़ता है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में यूजुअली खराबे की जो संभावनाएं ज़्यादा होती है। हॉर्टिकल्चर में ये सब जैसे फूल वगैरह की खेती हो गई, सब्जियों की खेती हो गई, ये सब होता है, तो इनमें खराबे की संभावना ज़्यादा होती है, तो फिर ज़्यादा प्रीमियम लगता है थोड़ा। तो गवर्नमेंट बोली कि 100 रुपये में से 5 रुपये भाई साहब आप दे दो, 95 रुपीज़ हम दे देंगे, ठीक है। और फिर ये पैसे गवर्नमेंट कलेक्ट करके प्राइवेट कंपनीज को देती है कि अब आप जानो, आपका काम जानो, हम तो बस रेगुलेट करेंगे, ठीक है। और रिमेंडेड बाय गवर्नमेंट, यूनियन स्टेट गवर्नमेंट टुगेदर। हाँ, सिर्फ ये यूनियन गवर्नमेंट नहीं देती, जो बाकी के 95 रुपये हैं वो कुछ स्टेट गवर्नमेंट देती है, कुछ यूनियन गवर्नमेंट देती है। कितना क्या देती है अपने काम का नहीं है, वो फसलों पे भी डिपेंड करता है सब कुछ, है ना। और ये वॉलंटरी है, पहले मैंडेटरी था। पहले जैसे KCC कोई किसान उठा रहा है तो फसल बीमा योजना क्या बोलते हैं उसे, स्वैच्छिक नहीं था, पहले मैंडेटरी था, लेकिन अब स्वैच्छिक है। आप करवाना चाहते हो तो करवाओ, नहीं करवाना चाहते हो तो मत करवाओ, ठीक है। कुछ नहीं भाई साहब, 2016 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, 1.25 रबी खरीफ हॉर्टिकल्चर, याद रख लेना। पब्लिक और प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज काम करती है इसके अंदर, स्वैच्छिक है, और बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर हार्वेस्ट है, और सिर्फ नेचुरल कैलेमिटीज़ के अंदर है। आगे चलते हैं भूजल योजना में। भूजल योजना कौन सी मिनिस्ट्री ऊपर बताया था, 2019 में आई थी। नोडल मिनिस्ट्री इसकी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। फंडिंग ये इंपॉर्टेंट है भाई, भूजल योजना में 50%, 100 रुपये लग रहे हैं टोटल, तो 50 रुपये कौन दे रहा है, वर्ल्ड बैंक दे रहा है, ठीक है। वित्त पोषण जल शक्ति मंत्रालय और विश्व बैंक मिलकर दे रहा है। 50 रुपये जल शक्ति मंत्रालय देता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन है, और वर्ल्ड बैंक 50 रुपये दे रहा है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि 7 राज्य हैं पूरे देश में, अटल भूजल योजना नहीं है, 7 राज्य, उनमें राजस्थान भी एक है, ठीक है। अब याद करने का तो कुछ नहीं है, राजस्थान के पड़ोसी राज्य 5 हैं, ठीक है। तो 5 में से एक पंजाब हटा दो बस। पंजाब क्यों अटल भूजल योजना पंजाब को नहीं दी गई यार, ये काफ़ी इश्यू हुआ था। हालांकि पंजाब में जो ग्राउंड वाटर है वो काफ़ी नीचे जा रहा है, रिसीड होता जा रहा है, लेकिन मामला उठ रहा है पंजाब में। जो देन चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब कौन थे यार उस टाइम,
कैप्टन साहब थे, हाँ कैप्टन साहब ने मामला उठाया था कि अटल भूजल योजना में हमें भी वो करो, लेकिन नहीं किया गया पंजाब को। फर्स्ट फेज या जो भी बोल लो 7 स्टेट ही है, तो पंजाब उठा दो अपना। और बाकी के 4 कौन कौन से बचे? यूपी की बॉर्डर लग रही है, बिल्कुल लग रही है साहब अपने, उसके अलावा हरियाणा की बॉर्डर लग रही है, साहब लग रही है, एमपी की लग रही है और गुजरात की लग रही है, एक खुद राजस्थान हो गया, 5 तो ये हो गए, प्लस महाराष्ट्र और कर्नाटक आप याद रख लेना, ये 7 हो गए टोटल। ठीक है, 6000 करोड़ का बजट है टोटल, हर साल नहीं है ये, 6000 करोड़ का 5 साल के लिए टोटल बजट है। उसमें से 1400 करोड़ रुपए तो कहाँ जा रहे हैं? इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब, अरे जैसे ग्राउंड वाटर रिचार्ज सिस्टम बना दिया, तो एक बड़ा सा टांका बना दिया ताकि उसमें बारिश का पानी इकट्ठा होता जाए और ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता जाए, तो कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हो। या फिर आप रिसर्च इंस्टीट्यूट बना दिया आपने कहीं पे, और 4600 करोड़ रुपए जो मेजर अमाउंट है वो सीधा सीधा स्टेट्स को दिया जाएगा कि आपने मान लो ग्राउंड वाटर रिचार्ज में हेल्प किया, आपने प्रोग्रेस दिखाई, तो आपको इंसेंटिव दे देंगे सीधा सीधा। ठीक है, 6000 करोड़, उसमें से 1400 और 4600। ठीक है, और ये क्या है? पंचायत लेड ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट है। ठीक है, इसमें पंचायत लेवल तक काम हो रहा है। ठीक है, वहाँ पे जो पंचायत है वो डिसाइड कर रही है कि कहाँ पे क्या बनेगा, कहाँ पे क्या बनेगा, तो पंचायत लेवल पे काम हो रहा है। 8350 ठीक है, 8350 ग्राम पंचायत, 7 राज्यों में 78 डिस्ट्रिक्ट्स कवर किए गए, तो ये याद कर लेना। 7 से फिर आता है 7 8 मतलब 78। ठीक है, और फिर 8 से आता है 8,000 से शुरुआत होती है ना, मान लो ऑप्शन उसने ऐसे ही दे दिए कि 10,000 5,000, तो कम से कम 8,000 तो याद रहेगा। 7 7 8 और 8 3 5 0। ठीक है, याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो फिर क्या ही कर सकते हैं ना, मस्त रहो, पढ़ते रहो बस। पीएम कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और 2015 में, ध्यान रखना, तो वो 2016 में आई थी फसल बीमा योजना, ये 2019 में आई थी अटल भूजल योजना, और ये 2015 में आ गई थी। 2015 में काफ़ी सारी स्कीम्स आई थी। ठीक है, स्टैंड अप वगैरह, तो बाय एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, इंप्लीमेंटेशन जल शक्ति मिनिस्ट्री कर रही है, ध्यान रखना। लाया एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री थी, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कौन कर रही है? जल शक्ति मिनिस्ट्री। और 2025-26 तक, एक साल अभी बढ़ा दिया गया इसका, तो 25-26 तक है ये। इसके 4 कंपोनेंट है, ये याद रख लेना भाई। 1, और पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के 4 कंपोनेंट कौन कौन से, या फिर ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो 3 तो दे देगा कोई सा भी उठा के, एक कुछ भी दे देगा। तो एक तो AIBP है, एक्सेलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम। अरे मतलब जो सिंचाई के जो इक्विपमेंट्स है वो जल्दी से जल्दी किसानों तक पहुंचाया जाए। ठीक है, तो ये त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम हो गए। इक्विपमेंट्स या कोई भी और भी सिंचाई से रिलेटेड प्रोग्राम है वो जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट किया जाए। दूसरा, हर खेत को पानी, मतलब इसमें क्या हुआ? क्वांटिटी को बढ़ाना है, मतलब एवरेज जो कवरेज एरिया है उसको बढ़ाना है पूरे देश में, हर खेत को पानी जाना चाहिए। ठीक है, तीसरा क्या? पर ड्रॉप मोर क्रॉप, मतलब एक एक बूंद इंपॉर्टेंट है, इफिशियंसी बढ़ानी है इसमें तो क्वांटिटी बढ़ानी थी, इसमें क्वालिटी बढ़ानी है कि जो पानी आप दे रहे हो वो कम पानी में ज़्यादा उपज हो, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, तो इसके 2 तरीके होते हैं, एक होता है फर्टिगेशन, एक होता है मल्चिंग। ठीक है, फर्टिगेशन को हिंदी में आप फर्टिगेशन ही बोलेंगे क्या, तो आप तो याद कर लो वैसे ही। फर्टिगेशन 2 शब्दों से मिलकर बना है, फर्टिलाइजर प्लस इरीगेशन। गेशन तो इरीगेशन का उठा लिया, फर्टिलाइजर का फर्टिगेशन उठा लिया, तो फर्टिलाइजर प्लस इरीगेशन, मतलब जब आप पानी के ढोल के अंदर ही आप क्या घोल दोगे? यूरिया वगैरह या फर्टिलाइजर या घोल दोगे, और फिर उसको इन पाइपों के जरिए उस तक पहुंचाओगे, किस तक? पेड़ के तने तक, तो अब जड़ों तक। अब हो क्या रहा है इसमें? 2 फायदे हैं, एक तो मेहनत बच रही है कि आपको अलग से स्प्रे नहीं करना पड़ा पेस्टिसाइड या फिर ये क्या नाम है फर्टिलाइजर। दूसरा क्या होगा कि अब जो फर्टिलाइजर है वो वीड्स को नहीं मिल रहा, खरपतवार जो बीच में होती है ना, अभी इसको तो मिल नहीं रहा, वो तो सीधा इसकी जड़ों में जा रहा है, तो खरपतवार भी कम होगी। पहले जब आप फर्टिलाइजर पूरा मान लो फ्लड इरिगेशन जब हम करते हैं, फ्लड इरिगेशन जिसको अपने जो ग्रामीण भाषा में पड़ाव बोलते हैं, ठीक है, मतलब उसमें खेतों में सीधा सीधा पानी छोड़ दिया जाता है। तो अब मान लो वहाँ पे पानी छोड़ दिया और पूरा जो उस पानी में ही अपन ने वो मिला दिया, क्या बोलते हैं, खाद मिला दिया, यूरिया मिला दिया, तो वो तो सब जगह जाएगा खेतों में, खरपतवार को भी खाद मिल रहा है तो खरपतवार भी बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो फर्टिगेशन हो गया। एक होता है मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है कि आपने जो ये पौधा है उसके आसपास के एरिया को कवर कर दिया। अब कवर करने के एक तो होता है ऑर्गेनिक तरीका कि आपने घास फूस से, जो कि सबसे सही होता है, ठीक है, और आपके पास घास फूस नहीं है तो फिर आपने प्लास्टिक से कवर कर दिया, ठीक है। मुझे तो पर्सनली ये अच्छा नहीं लगा भाई, ठीक है। तो घास फूस से कवर करके इससे फ़ायदा क्या होगा साहब? एक तो खरपतवार नहीं उगेगी भाई, आपने उसको कवर कर दिया तो उसको न तो सूर्य की रोशनी मिल पा रही है ढंग से, न उसको सांस मिल पा रही है ढंग से, ठीक है, तो खरपतवार नहीं उगेगी। दूसरा क्या होगा कि मिट्टी में नमी बनी रहेगी, कितना भी धूप पड़े वो जो आपने कवर कर दिया तो वो जो मिट्टी की नमी है वो एवोपरेट नहीं होगी, तो भी उपज बढ़ेगी, ठीक है। मिट्टी में नमी बढ़ेगी तो जो ये पौधा है उस तक ज़्यादा पानी पहुँचेगा,
ठीक है, तो ये तरीका होता है। अब आप प्लास्टिक से करो चाहे इससे करो, घास फूस से करो, वो आपकी मर्जी है। मल्चिंग इसको बोलते हैं, ठीक है, हिंदी में भी शायद मल्चिंग ही बोलते हैं, हिंदी आप गूगल कर लेना एक बार। 3 हो गए। चौथा है वाटरशेड डेवलपमेंट, जल स्त्राव विस्तार। अब वाटरशेड किसे बोलते हैं भाई, जो भी जैसे मान लो एक बड़ी नदी है, उसके ट्राइब्यूटरीज आ रही है, सहायक नदी आ रही है, अब उसका पानी कहाँ कहाँ से आ रहा है, उस पूरा एरिया को वाटरशेड बोलते हैं, ठीक है। जैसे आसपास का कोई जंगल हो गया, आसपास की कोई पहाड़ी हो गई, आसपास के खेत हो गए, ये सब वाटरशेड के अंदर आते हैं। तो इसका डेवलपमेंट करना है। अब इसका डेवलपमेंट कैसे करेंगे भाई, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना है तो जहाँ से पानी आ रहा है उस पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना। तो वो है, जैसे आपने एनीकट बना दिए, ठीक है, टाँके बना दिए, कच्चे बंड बना दिए, इस तरीके से आपने पानी को रोक के आपने एफोरेस्टेशन कर दिया, ठीक है। एफोरेस्टेशन मतलब आपने जंगल उगा दिया, तो भी तो ज़्यादा बारिश होगी, जंगल बारिशों को अट्रैक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वाटरशेड डेवलपमेंट में आती है। तो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो दे दिया किसानों को, बस वाटर पंप दे दिए या फिर ड्रिप इरीगेशन के लिए पाइप दे दिए, सारी चीज़ें चारों कंप्लीमेंट कर रहे हैं। AIBP, ठीक है, ABP से याद रख लेना, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। AIBP, हर खेत को पानी, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, 2 तो देसी नाम है ही, और एक वाटरशेड डेवलपमेंट, जल स्त्राव विकास। आगे चलें भाई साहब, चलते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड हमने पढ़ा था कि नाबार्ड ने लॉन्च किया था पहले, 1998 में किया था। अब ये किस किस को मिलता है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि जिसके पास खेत है उसी को मिलता है, ये टीनेंट फार्मर्स को भी मिलता है, शेयर क्रॉपर्स को मिलता है। शेयर क्रॉपर्स कौन होते हैं, सीरी गूगल वाली, एप्पल वाली सीरी नहीं, सीरी जो आप यदि गाँव से हो तो सीरी वो होता है कि मान लो मेरे पास खेत है 10 बीघा का, अब मैं तो यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, वो खेत तो वैसा ही पढ़ा है, तो मेरा जो पड़ोसी है जो गांव में खेती कर रहा है वो बोल रहा है कि भाई इस खेत में मैं खेती कर लूँगा, तो वो मेरा सीरी हो गया। तो वो क्यों खेती करेगा, जितनी भी उपज हुई उसका 50% वो रख लेगा, मतलब यूजुअली ये तो अलग अलग होता है, कोई मान लो 60 भी रख सकता है, कोई कुछ भी है, लेकिन हमारे यहाँ 50% वो रख लेगा और 50% हमें दे देगा वो, तो वो हमारा सीरी हुआ, शेयर क्रॉपर हुआ, ठीक है। ओरल लीजी, ये इस तरीके के जितने भी किसान हैं तो वो सीरी भी मेरी ज़मीन पर जाके KCC उठा सकता है, ठीक है, मेरी कंसेंट से ऑफकोर्स, ठीक है। तो ये हो गया KCC, और ये 5 साल के लिए वैलिड होता है, ये जो लोन आपने उठाया है, और हर साल रिन्यू करवाना होता है। इस पे जो इंटरेस्ट रेट लगती है 2 टाइप की होती है, एक शॉर्ट टर्म लोन, आपने यदि 3 साल तक लोन उठाया है तो आप पे 7% रेट लगेगी, लेकिन उसमें भी आपको 3% ब्याज सहायता या इंटरेस्ट सबवेंशन मिल जाएगा, ब्याज छूट मिल जाएगी, यदि आपने टाइम पे लोन चुकाते रहे आप, ठीक है। तो ओवरऑल 4% इंटरेस्ट रेट मिलती है। अभी ऊपर एग्जाम्पल दिया था ना मैंने, भाई साहब गाँव में 2 रुपये सैकड़ा तो बहुत नॉर्मल है यार, ठीक है, हमारे गांव में खूब 2 रुपये सैकड़ा लेते हैं। 2 रुपये सैकड़ा मतलब 24% ब्याज दर, ठीक है, समझ रहे हो आप, 3 साल में ही दुगना हो जाता है, और ये हम KCC सिर्फ 4% ही कर रहे थे, इसीलिए तो जो गवर्नमेंट है वो लाती है। हालांकि दुर्भाग्य है कि KCC भी बड़े किसान ही उठाते हैं, छोटे किसान KCC भी नहीं उठा पाते, इतनी सारी कागजी कार्रवाई होती है, बैंक मैनेजर किसी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं होते, बड़े किसान बैंक मैनेजरों के साथ अच्छे, क्या करते हैं बड़े किसान KCC उठा के उसी पैसों को छोटे किसानों में वही 12%, सॉरी 2 रुपये सैकड़ा, 3 रुपये सैकड़ा, 4 रुपये सैकड़ा ब्याज दर पे, 50% ब्याज दर पे दे देते हैं। तो अब ये तो है जो है धीरे धीरे हम क्यों SDM बनना चाह रहे हैं, क्यों, ताकि हम इन चीज़ों को रेगुलेट कर पाए, इन चीज़ों को जो ज़रूरतमंद है उस तक पहुंचा पाएँ, ठीक है। कुछ नहीं बचता यार, यदि आप 4 रुपये सैकड़ा में यदि आप 48% ब्याज दर पे किसी से पैसा उठा के खेती या कोई भी बिजनेस भी करोगे ना, कुछ नहीं बचता, ये सच्चाई है, ठीक है। तो दैट्स वाई वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस नोबल एग्जाम। लॉन्ग टर्म लोन्स यदि 3 साल से ऊपर उठाया तो फिर जो उसकी ब्याज दर है वो MCLR से रिलेटेड होगी। MCLR मैंने जानबूझ के आपको बैंकिंग में नहीं पढ़ाया था, क्योंकि रेडिडेंट कंसेप्ट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस MCLR वो होता है जिसपे बैंक यूजुअली जो चार्ज करते हैं इंटरेस्ट रेट, तो उससे लिंक्ड होता है, ये कोई काम का नहीं है। अपने बजट 2018 में एक इंपॉर्टेंट चेंज हुआ, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है कि ये जो KCC है अब वो किसान भी उठा सकते हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है लेकिन जिनके पास पशु है, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरीज। मान लो कोई अपने खेत में बड़ा सा पॉन्ड है या जो भी है उसमें मछली पालन कर रहा है तो वो भी KCC उठा सकता है, ठीक है। KCC में आपको ऐसा कार्ड मिलता है, ठीक है, सीधा कैश भी मिलता है आपको बैंक से, और आपको कार्ड भी मिलता है ऐसा, ठीक है, ATM कार्ड की तरह। तो ATM कार्ड ये डेबिट कार्ड है, ये देखो। और रुपए क्यों लिखा हुआ है इस पर, क्योंकि रुपए रेगुलेटिंग एजेंसी है, रुपए एक चैनल है, जैसे वीजा और मास्टर कार्ड होता है ना, वीजा मास्टर कार्ड, ये सब कार्ड्स की एजेंसीज हैं। तो आपको हो सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा का डेबिट कार्ड हो लेकिन उस पर वीजा लिखा होता है, क्योंकि जो फाइनेंशियल जो चैनल है वो वीजा है, मास्टर कार्ड है, वैसे अपना रुपए है। तो कोई भी बैंक का हो सकता है, ये कौन से बैंक का है यार, इस पर बैंक नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो रुपए इसका जो चैनल है, और बैंक कोई से भी बैंक का है, मान लो आप बैंक ऑफ बड़ौदा से आपने KCC उठाई है तो वो दे देगा आपको कार्ड। इसको आप ATM में जाके काम में ले सकते हो। जैसे ये इन्होंने पकड़ा हुआ है, देखो इन्होंने पकड़ा हुआ है, शायद ये ICICI का था,
ठीक है, आगे चलते हैं साहब। अब इस पैसे को कहाँ यूज़ कर सकता है किसान? वो इनपुट्स खरीद सकता है अपने फार्म के लिए, बिल्कुल, जैसे बीज खरीद लिया, खाद खरीद लिया, पेस्टिसाइड कीटनाशक खरीद लिए। वर्किंग कैपिटल खरीद सकता है, फॉर एग्जांपल कटाई के लिए खरीद लिया, या फिर कोई ट्रैक्टर वगैरह कुछ भी लिया है। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, मान लो कटाई कर ली, फिर उसको बेचना है, उसके लिए ट्रक का जुगाड़ करना है, टेम्पो का जुगाड़ करना है, उन सब के लिए काम ले सकता है। इवन घर के खर्चे के लिए भी काम ले सकता है, ठीक है, जो फार्मर क्या घरेलू खर्चे के लिए। लेकिन क्या वो घर बना सकता है? नहीं, वो घर नहीं बना सकता। उसका पता लगे कि आपने केसीसी उठा रहे हो और उससे घर बना रहे हो, तो वो इन खर्चों के लिए केसीसी काम में ली जा सकती है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक? नाबार्ड कौन उठा सकता है, कितने % इंटरेस्ट रेट है, क्या है, सब समझ में आ गया होगा आपको। किसान संपदा योजना, एक होती है किसान संपदा योजना। ये क्या है? ये फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के अंदर, ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर नहीं है, क्योंकि इसमें है ही ये चीज़ कि आपको फूड को प्रोसेसिंग करने के लिए ब्याज वगैरह मिलता है, फंड मिलता है, सॉरी ब्याज क्या मतलब, फंड मिलता है, और कुछ कम ब्याज पे मिलता है, कुछ ग्रांट के रूप में मिल जाता है आपको। तो मान लो जैसे किसी किसान ने एक तेल निकालने की मिल लगाई है, अब वो तेल निकालने की मिल मान लो 50 लाख रुपए की है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि यार 50% ग्रांट हम देते हैं, 25 लाख रुपए हम देते हैं, 25 लाख तू लगा और बढ़िया मिल बना। तो इस तरीके से होती है फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम, मतलब 100% फंडेड बाय यूनियन। देखो आज कितनी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स आ गई, ठीक है। और फार्मर्स कंट्रीब्यूट, एक मिनट यार, ये गलत आ गया, ठीक है, इसमें ये गलत आ गया, ये मैं सही कर दूंगा आपको देने से पहले। और बजट 2018 के अंदर इसी किसान संपदा योजना के अंदर एक सब स्कीम लाई गई जिसका नाम है ऑपरेशन ग्रीन, टॉप के लिए टोमेटो, ओनियन और पोटैटो। ये ऐसा क्यों लाया गया? क्योंकि आपको पता है कि ये सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएटिंग है। चलो पोटैटो तो फिर भी नहीं है, लेकिन टोमेटो और ओनियन, टमाटर और प्याज तो कभी कभी रुला ही देते हैं अपने को। अभी 280 रुपये किलो, अभी तो हालांकि आज तो शायद 90 रुपये किलो हो गए, कम हो गए। तो इनमें जो प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर इनमें मान लो अपन मान लो टोमेटो से हम केचप बना दिया अपन ने, ठीक है। तो जब टोमेटो नहीं है तो लोग केचप डाल रहे हैं अपनी सब्जियों वगैरह में ग्रेवी के रूप में, तो या फिर प्याज के चिप्स बना दिए, या फिर जो पोटैटो है उसके चिप्स बना दिए। तो इस तरीके से बजट 2018 में 500 करोड़ रुपए के साथ ऑपरेशन ग्रीन आया। तो ऑपरेशन ग्रीन याद रखना टॉप के लिए था। आगे चले, ये किसान मानधन योजना का था, वो गलती से ऊपर हो गया था। किसान मानधन योजना पढ़ लेते साथ में। देखो एक तो था किसान सम्मान निधि, निधि दे रहे हैं अपन सम्मान के लिए, निधि दे रहे हैं। कितने निधि दे रहे थे? 6,000 रुपये, तो वो तो था। अब मानधन, किसान का मान रखना है। कब मान रखना है? जब वो 60 साल से ऊपर का हो जाएगा। तो अब भाई देखो सीनियर सिटीजन है, वो सम्मानपूर्ण जीवन जीना है उनको। अब किसान 60 साल का ऊपर, मान लो वो खेती तो कर नहीं पाएगा, तो उनको अभी बोल रहे हैं कि दादी आप ऐसा करो, या दादी नहीं, आप अभी तो जवानी हो, आप ऐसा करो भाई साहब कि 55 से लेकर 200 रुपये आप पर मंथ जमा कराओ। अब ये 55 से 200, जैसे फॉर एग्जांपल एक किसान 18 साल का ही है, एक किसान 18 साल का है और एक किसान 40 साल का है, ठीक है। अब इनको क्या करेगा, ये जमा करवाते जाएंगे, पैसा इकट्ठा तो जाएगा, तो पेंशन मिलेगी 3,000 रुपये तक। 3,000 रुपये तक क्या, महीने के 3,000 रुपये पेंशन मिलेगी 60 साल की उम्र क्रॉस होने के बाद में। अब देखो एक बात बताओ, जब कोई 18 साल से ही जमा करवा रहा है तो उसको तो कम जमा करवाने पड़ेंगे, है ना। तो 18 साल से ही जमा करवा रहे हैं तो उसको सिर्फ 55 रुपये पर महीना जमा करवाने पड़ेंगे। और कोई 40 साल का हो गया तो कि अब आपको भाई 200 रुपये पर महीना जमा, क्योंकि अब 60 साल होने में आपके 20 साल ही बचे ना, 20 ईयर्स ही बचे, तो आप कम समय के लिए पैसा जमा कराओगे। तो आप सोचो 20 साल के लिए 12 महीने होते हैं और 200 रुपये आप जमा करा रहे हो, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लेंगे अपन, 240 इंटू 200, 48, 1, 2, 3, ठीक है, बस इतना ही हुआ। तो कितना हुआ? 48,000 रुपये जमा कराए। अब मान लो 55 रुपये जमा करवाने पड़ रहे हैं, 18 साल का है, तो 60 माइनस 18 कितना हुआ? 2, 5, 4, 42 इंटू 12, ये कितना हुआ? आप देखो एक बार कैलकुलेट करो फटाफट से। मैं भी करता हूँ इसको कैलकुलेट, ऐसे ही थोड़ा फन के लिए कर रहे हैं ताकि थोड़ा ये सब करने से चीज़ें ज़्यादा याद रह जाती है। 55 इंटू 42 इंटू 12, ये लगभग 27,000 रुपये हुए। लेकिन अब ये पहले ही जमा करवाने तो इस पर ब्याज भी बढ़ता जाएगा। तो इस तरीके से जो बाद में जमा करवा रहे हैं, जो 40 साल का किसान हो गया, उसको 200 रुपये पर महीने जमा करवाना पड़ेगा, ज़्यादा पैसे जमा करना पड़ेगा क्योंकि 20 साल के लिए करवाएगा। और ये तो 18 साल से ही जमा करवा रहा है, तो ये 42 साल तक जमा करवाएगा 55 रुपये, तो इसको पेंशन मिलेगी। फिर जैसे ही 60 साल का होगा, अब आप जमा करवाना बंद कर दो, मस्त बैठो आपको 3,000 रुपये पर मंथ पेंशन मिल जाएगी, ठीक है। और आपकी यदि डेथ हो जाती है
तो आपका जो हस्बैंड है, क्योंकि मान लो महिला किसान नहीं जमा करवाए थे तो आपका हस्बैंड, यदि पुरुष किसान ने जमा कराए थे तो आपके जो वाइफ है, आपकी पत्नी, आपकी भारिया, उसको, या फिर आपके बच्चों को नहीं मिलता, हाँ बच्चों को नहीं मिलता तो उनको आधा मिलता है, ठीक है। जैसे अभी गवर्नमेंट में ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या होता है, मान लो किसी गवर्नमेंट सर्वेंट को 20,000 40,000 रुपये मान लो पेंशन मिल रही है, यदि उनकी डेथ हो जाती है तो उनकी पति या पत्नी जो बचे उनको 20,000 रुपये मिलती है, जब फिर उनकी भी डेथ हो जाती है तो फिर बंद हो जाती है पेंशन, ऐसा होता है साहब, ठीक है। तो बस अब इतनी रामायण का कोई वो मतलब नहीं है। आप तो किसान मान धन योजना है, किसान सम्मान निधि अलग है, मान धन योजना अलग है। मान धन में क्या होता है, 3,000 रुपये तक 3,000 रुपये पेंशन मिलती है 60 साल के बाद में पर महीने। मर जाते हो तो जो आपका जो बच्चा है पार्टनर, लाइफ पार्टनर, उसको आधे मिलते हैं 1,500 रुपये। इसके लिए आपको 55 से लेकर 200 रुपये पर मंथ तक जमा करवाने होते हैं, बस खत्म। अब ई नाम है। अब मैंने APMC मंडीज बताई थी आपको ऊपर कि जहाँ पे किसान जाके अपने माल बेचते हैं, ठीक है। अलग अलग मंडियाँ होती है, एक जिले में 10 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, जो भी डिपेंड करता है जिला कितना बड़ा है, ठीक है। तो राजस्थान में ऐसी 145 मंडियाँ हैं जो कि ई नाम से इंटीग्रेटेड है, ठीक है। मंडियाँ तो ज़्यादा है लेकिन ई नाम से, ई नाम है क्या है भाई, कुछ नहीं, उन मंडियों को आपने कंप्यूटराइज कर दिया, ठीक है। जैसे किराना की दुकानों को कंप्यूटराइज किसने किया, अमेजन, फ्लिपकार्ट वगैरह ने, कि आप सारा सामान अमेजन से खरीद सकते हो, डील शेयर से खरीद सकते हो, ठीक। वैसे ही गवर्नमेंट ने भी खरीद फरोख्त के लिए, अब वहाँ पे ई नाम पे आप जाते हो, किसान क्या करते हैं, वहाँ पे अपना माल बेच सकते हैं, वहाँ से कूपन जनरेट कर सकते हैं, वहाँ पे आप भाव देख सकते हो। तो इस तरीके से अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि APMC मंडी में जो आड़तियाँ बैठते थे ना, उनकी मोनोपोली खत्म होगी। मोनोपोली, अब किसान ज़्यादा जागरूक होंगे, ट्रांसपेरेंसी रहेगी कि भाव ऊपर नीचे हो रहा है, कहाँ बढ़ रहा है, आप देख सकते हो कि इस मंडी में भाव इतना है, इस मंडी में भाव इतना, यहाँ इतना भाव चल रहा है, इस राज्य में इतना चल रहा है। दूसरा, आप अपने प्रोडक्ट को वन नेशन वन मार्केट, ये कर सकते हो कि आप अपने प्रोडक्ट को बेंगलोर भी जाके बेच सकते हो यदि वहाँ पे अच्छा भाव मिल रहा है तो। हालांकि ट्रांसपोर्टेशन का इतना खर्चा आ जाता है कि वहाँ पे फिजिबल नहीं है, बट बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये किसके द्वारा होता है, ये होता है स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम, SFAC, लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ, इसके द्वारा ये इन्हें संचालित किया जाता है। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, अगेन 100% यूनियन गवर्नमेंट की स्कीम है। देखो एग्रीकल्चर की ज़्यादातर स्कीम्स ये यूनियन गवर्नमेंट वाली है ना। ई नेम इज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म इंटीग्रेटिंग 1336, अब ये चेंज होती रहती है, हो सकता है आज कल जो मैंने PPT बनाई थी तो 1336 थी, आज 1337 को इंटीग्रेट कर दिया गया, और धीरे धीरे जो जितनी भी APMC मंडी है उनको रजिस्टर किया जा रहे हैं ना ई नाम में, ठीक है। तो अब कम से कम 1336 तो ये मान लो एग्जाम में आ गया 1200 तो आप काट दोगे, 1336 तो ही है कम से कम, ठीक है। राजस्थान में कितनी है, 145 है अभी। मंडीज अक्रॉस 23 स्टेट्स एंड यूटीज, अब वो एग्जाम में आ जाएगा कि 28 स्टेट, पूरे 28 स्टेट के अभी नहीं हुए, कुछ स्टेट्स अभी बाहर हैं इससे। टू फैसिलिटेट ऑनलाइन ट्रेडिंग ऑफ 203 एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर कम्युनिटी, टोटल 203 ऐसी कमोडिटीज़ हैं, सरसों, गेहूँ, मिर्ची, बाजरा, जो भी है, ठीक है। ये सब यहाँ पे ट्रेडिंग की जाती है। समझ में आ गया आपको, इसमें 100% याद रखना है, SFAC याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में 145 मंडी है, टोटल 1336 से ऊपर है, ये सब ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन पाए, नाबार्ड मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले भी, 1988 में KCC लाया ये अब आपको पता है कि 1982 में स्टेटूटरी बॉडी बन गया था। वन ऑफ द ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, पढ़ाया था ना 4 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, SIDBI, एक्जिम, नाबार्ड और एक क्या था, NHB, ठीक है। तो नाबार्ड हो गया। रेगुलेटर ऑफ RRB, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सब आपने पढ़ लिया था। रीजनल रूरल बैंक का रेगुलेटर यही होता है, कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटी भी इसके अंडर आती है। उसके अलावा RIDF लाया था, ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड 1995 में पढ़ाया था, क्योंकि इस बार बजट में अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड लाया गया है, ठीक है। 100% गवर्नमेंट ओन्ड है, पहले RBI और गवर्नमेंट की इसमें मिलके स्वामित्व था, लेकिन अभी 100% गवर्नमेंट ओन्ड है, ठीक है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम किसको करते हैं भाई, बांग्लादेश को खिलाते हैं। पाकिस्तान का जो बेटा है, हमारा बेटा पाकिस्तान और पाकिस्तान का बेटा बांग्लादेश, 1971 में लिबरेट हुआ था। तो बांग्लादेश है भाई साहब, इसको सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हम करते हैं, गेहूँ वगैरह, टोटल मतलब यदि एक्सपोर्ट वैल्यू का कैलकुलेट करें तो बांग्लादेश, फिर उसके बाद में UAE है, फिर USA है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, देन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इंपोर्ट हम सबसे ज़्यादा करते हैं इंडोनेशिया से, क्योंकि हमारा जो वेजिटेबल ऑयल्स है, जैसे पाम ऑयल हो गया, ठीक है, ये सब कहाँ से आता है, 80% हम इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से लेते हैं, सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया से लेते हैं। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना, तो ये ध्यान रख लेना। इंपोर्ट वाली कंट्री सबसे ज़्यादा कौन कौन सी है जहाँ से हम खरीदते हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना। साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना होगी और ये साउथ ईस्ट एशिया में हो गया, ठीक है। और एक्सपोर्ट तो आपको पता ही है, बांग्लादेश, UAE और USA। एक्सपोर्ट आइटम में हम सबसे ज़्यादा करते हैं नॉन बासमती राइस को, ठीक है।
उसके बाद मीट हो गया, सीरियल्स, बासमती, कॉटन, व्हीट, ये थोड़ा बहुत आइडिया रखना इसका, ठीक है। इंपोर्ट आइटम सबसे ज़्यादा वेजिटेबल ऑयल्स हम करते ही हैं, अब बताइए। फ्रूट्स भी हम इंपोर्ट करते हैं, पल्सेस, स्पाइसेस, मसाले, दालें, फल और ये वेजिटेबल ऑयल्स, ठीक है। हाँ जी, ये हो गया। ये अपेडा मैंने बताया था आपको किसके अंदर आएगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर आएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट वाली कहीं भी बात आ जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स कब स्थापित हुई, 1986 में। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपेडा, ये क्या करती है? अरे कुछ नहीं, ये एक्सपोर्ट सेंटर खोलती है, किसानों को इंसेंटिव देती है, जागरूक करती है, मार्केटिंग करती है ताकि एक्सपोर्ट बढ़े, रिसर्च सेंटर खोल रखे एक्सपोर्ट के लिए, फाइटोसैनिटरी एंड सैनिटरी मेजर्स को रेगुलेट करती है, क्योंकि बहुत सारे अपने जो प्रोडक्ट्स हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं बाहर जाके, तो ये इंश्योर करती है कि वो अपन स्टैंडर्ड्स फॉलो करें ताकि प्रोडक्ट रिजेक्ट ना हो। ये सब मेंस की बातें हैं, अपन मेंस में अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, ये क्या हुआ? WTO का है पहली बात, तो वो कुछ भी दे देगा कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का है, यूएन का नहीं, ये WTO का है। WTO ने 1995 के अंदर 1 जनवरी 1995 में एक ट्रीटी साइन की थी, वहाँ पे ये एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। अब होता क्या है देखो, कि इसमें ये ट्रेड डिस्टोर्टिंग सब्सिडीज है उसको रिड्यूस करने के लिए बोलता है, ठीक है। अब वो एग्जाम में जो वो बनाएगा वो ऐसे बनाएगा ऑप्शन की ये सब्सिडीज को एनकरेज करता है। अब अच्छा लगेगा कि हाँ यार एग्रीकल्चर में तो सब्सिडीज को एनकरेज करना चाहिए, नहीं, लेकिन नहीं, ये WTO है। WTO का काम है कि विश्व में जो व्यापार है वो फेयर ट्रेड हो, ठीक है। तो जब मान लो अमेरिका जैसी कंट्री भर भर के सब्सिडी अपने किसानों को दे रही है, अमेरिका डेवलप्ड कंट्री, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, अब बहुत ज़्यादा सब्सिडी दे दी तो किसानों ने भर भर के प्रोडक्शन कर दिया, वीट का भर भर के प्रोडक्शन करके वो बाकी कंट्रीज़ में या फिर इंडिया में एक्सपोर्ट कर दिया उन्होंने, तो इंडिया के किसान तो मर गए ना भाई साहब। या फिर बाकी कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट किया जहाँ पर इंडिया एक्सपोर्ट करती थी वहाँ, क्योंकि एक गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी तो उनके तो सस्ता पड़ा, तो सस्ता बेच देंगे। तो मान लो अपन बांग्लादेश में गेहूँ बेच रहे हैं, ठीक है, ये इंडिया है साहब, ये बांग्लादेश और ये अमेरिका है। हम बांग्लादेश में मान लो 10 रुपये किलो गेहूँ बेच रहे हैं, ठीक है। अब अमेरिका के किसानों को सब्सिडी भर भर के मिल गई तो अमेरिका के किसान 5 रुपये किलो में ही बेच रहे हैं, तो बांग्लादेश तो यहाँ से खरीद लेगा, तो अपने किसान तो मर गए ना। अब अमेरिका के पास पैसों की कमी नहीं है, तो इसलिए उस ट्रेड को फेयर करने के लिए WTO ने एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर लाए वो, ठीक है, 1995 में। अब इसमें क्या कहता है कि कोई भी कंट्री जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो टोटल प्रोडक्शन वैल्यू का सिर्फ 5% ही सब्सिडी दे सकती, इससे ज़्यादा नहीं दे सकती। मान लो टोटल 100 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हुआ एग्रीकल्चर का, तो सिर्फ 5 लाख करोड़ रुपए ही सब्सिडी के रूप में दे सकती है, ठीक है। और डेवलपिंग कंट्रीज जो अपनी जैसी कंट्री को 10% दे सकती है। लेकिन दिक्कत ये होती है भाई साहब कि इनका तो प्रोडक्शन ही इतना ज़्यादा होता है कि इनका तो हजार लाख करोड़ का प्रोडक्शन है, उसका 5% निकालो आप, 50 लाख करोड़ रुपए हो गए। और अपना 100 लाख प्रोडक्शन है, उसका 10% भी निकाल लो तो भी कितना हुआ, 10 लाख करोड़ ही हुआ। फिर भी इन्होंने तो ज़्यादा दे दी ना। तो इसलिए एक बाली में पीस क्लोज हुआ 2013 में, ठीक है, बाली इंडोनेशिया में पीस क्लोज हुआ कि अभी डेवलपिंग कंट्रीज को इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, जितनी मर्जी आए सब्सिडी दो, मस्त रहो, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी हम सब्सिडी देते हैं तो अमेरिका वगैरह उछलते हैं, WTO के पास जाते हैं, बोलते हैं कि भाई साहब देखो इन्होंने 10% ज़्यादा सब्सिडी दे दी। फिर हम बोलते हैं कि भाई साहब जो पीस क्लोज था, शांति धारा थी बाली में, उसमें डिसाइड ये हुआ था कि अभी हम दे सकते हैं, ठीक है, हमारी अभी इतनी औकात नहीं कि हम तुमसे बराबरी करें, हम तो देंगे। तो ये पीस क्लोज अभी भी है, कब खत्म होगा वो अपने जिम्मेदार वो नहीं है। अब इस एग्रीमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर 3 बॉक्सेस थे। एक बॉक्स था एम्बर बॉक्स, 2 बॉक्स है ब्लू एंड ग्रीन। तो ब्लू देखो, ग्रीन बॉक्स तो ऐसे है कि वो सब्सिडी जो कि ट्रेड को डिस्टोर्ट नहीं करती, तो उनको दे सकते हो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। ब्लू बॉक्स वो होती है जो लिमिट करती है प्रोडक्शन को, उसमें भी कोई भी दिक्कत नहीं। तो ये दोनों जो सब्सिडी है, ब्लू बॉक्स एंड ग्रीन बॉक्स, हरा और नीला बॉक्स, इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एम्बर बॉक्स का ध्यान रखना आप, एम्बर बॉक्स सब्सिडीज को पे 5% और 10% की, डेवलपिंग कंट्रीज पे 10% और एम्बर बॉक्स कौन सी, जैसे अपना MSP है। अब अपन मान लो भर भर के MSP दे रहे हैं किसानों को, तो फिर किसान तो ज़्यादा उगाएंगे, खूब भर भर के ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे हम, तो बाकी कंट्रीज को नुकसान होगा। तो इसलिए MSP, फर्टिलाइजर सब्सिडी, डीजल वगैरह, ये डायरेक्ट जो ट्रेड डिस्टोर्टिंग है उस पर है। लेकिन अभी अपना पर कैप क्यों नहीं लगा हुआ, क्योंकि बाली पीस क्लोज में हम बचे हुए हैं अभी, ठीक है। अमेरिका वगैरह पे लगा हुआ है, समझ गए। तो ये इट एम्स टू रिड्यूस द एग्रीकल्चर सब्सिडी, ध्यान रखना, कम करता है ताकि ट्रेड डिस्टोर्ट नहीं हो। समझ में आ गया होगा, आगे चलते हैं। अब तो खत्म होने वाला है एग्रीकल्चर, 5 मिनट का हो रहा है। RCP इन एग्रीकल्चर, रीजनल कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक
जो अपना पार्टिसिपेशन वो था, आरसीपी जो एग्रीमेंट था, ये क्या था, पहले 18 कंट्रीज़ के बीच में था, ठीक है, 16 कंट्रीज, हाँ मैं भूल गया यार, 10 तो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थी प्लस 6 ये थी, जिसमें इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। अब मतलब ये जब साइन करने की बात चल रही थी आरसीपी की, अब क्या हुआ कि इंडिया ने डिसाइड कर लिया लास्ट मिनट पे आके कि हम नहीं आरसीपी ज्वाइन करेंगे। अब क्यों नहीं ज्वाइन करेंगे आरसीपी, इसके कुछ कारण हैं, और इसके कुछ कारण जो है वो मेनली सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो अब बताओ, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो है आरसीपी, ये क्यों इंडिया इससे ऑप्ट आउट हुआ। अब ये कभी ऑप्शन बना के दे सकता है, तो इसमें दिक्कत हुई कि ऑप्शन ऐसा दे दिया, मान लो कि आरसीपी से एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट को फायदा हो रहा था, इंडियन फार्मर्स को फायदा हो, नहीं नुकसान हो रहा था। नुकसान कैसे हो रहा था कि आरसीपी एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मतलब जब ये कंट्रीज एक दूसरे से इन प्रोडक्ट्स में ट्रेड करेंगे तो उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगी, ठीक है। तो दिक्कत ये थी, जैसे अभी अपन क्या करते हैं, अपनी ये इंडिया है, ये न्यूजीलैंड है मान लो, इन न्यूजीलैंड से मान लो, न्यूजीलैंड पे खूब डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं भर भर के, बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं इनकी, मतलब ये यहाँ पे यार मैं क्या ही बोलूँ, बहुत गंदी चीज़ लगती है मुझे तो। ये इन्होंने गायों को फैक्ट्रियाँ बना रखा है, मतलब गायों को छोटी छोटे स्पेसेज में कन्फाइन करके रखते हैं, उन पे जो उनकी जो थन है उन पे मशीनें लगा देते हैं, तो पूरा दूध उन्हीं से निकलता है, एक तरीके से प्रोडक्शन फैक्ट्री है वो। उनको ऐसी चीज़ें खिलाते हैं, उनको जो भी है हार्मोन्स देते हैं, जो भी है, ठीक है। तो और वो जर्सी गाय, वो तो विदेशी नस्ल की गाय जो भर भर के 18-18, 20-20, 30-30 किलो दूध देती है, बट उनका जो A1 मिल्क होता है वो बहुत ख़राब होता है, कैंसरस भी इवन माना जाता है। A2 मिल्क जो अपनी देसी गाय देती है वो बहुत अच्छा होता है। अब मैं फालतू में ही इधर चले जाता हूँ, मैं भावनाओं में बह जाता हूँ, मुझे भावनाओं कंट्रोल करना पड़ेगा। तो न्यूजीलैंड, अब ये इनके पास इतना कैपिटल है, इतना पैसा है, सब कुछ है, ये तो फैक्ट्रियाँ खोल रखी है इन्होंने, तो ये क्या करते हैं, और इनका प्रोसेसिंग भी बहुत खतरनाक है, इनके पास मशीनें, तो जैसे मिल्क पाउडर ही बना देते हैं मिल्क का। अपने उतना एडवांस कंट्री नहीं है कि मिल्क पाउडर तो एक छोटा सा एग्जांपल है, और भी जैसे इनके मिल्क पाउडर की सेल्फ लाइफ ज़्यादा होगी क्योंकि इनके पास टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, ठीक है। चीज़ वगैरह बना देते हैं ये। अब ये यहाँ पे एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया इन्होंने। अब जब FTA, तो हम ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगा सकते, उन पर टैक्स नहीं लगा सकते। अब इन्होंने भर भर के डंप करना शुरू कर दिया, तो अपने किसान तो मर गए ना। अब जो अपने डेयरी जो फार्मर्स हैं, मान लो बाहर से न्यूजीलैंड से दूध आने लग गया, और दूध की थैली जो आप अभी लाते हो कितने रुपए की पड़ रही है, कितने की, 25 रुपये की तो नीला पैकेट आता है, और शायद 32 रुपये का वो पैकेट आता है, आधा लीटर वाला, सरस वाला, गोल्ड वाला, ठीक है। अब न्यूजीलैंड से एक पैकेट आने लग गया जो कि भाई 10 रुपये का ही आता है, तो सरस वाले तो मर गए। सरस में पैसा कहाँ से आता है, गुजरात का जो एक गुजरात में जो खेड़ा गांव था, याद है आपको, खेड़ा गांव में सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद में फिर इनको सजेस्ट किया था अपने जो लोह पुरुष ने कि आप ऐसा करो, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाओ और उसको आप दूध बेचना शुरू करो। तो खेड़ा गांव से रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुई थी, फिर अमूल का उससे जन्म हुआ था। वैसे ही सरस अपने राजस्थान में, सरस राजस्थान और गुजरात दोनों में ही है। तो किसानों से ही तो आता है अल्टीमेटली दूध, तो वो किसानों को तो दूध फिर बिकना ही बंद हो जाएगा। तो इसीलिए हम आरसीपी से बाहर हो गए कि जैसे ही FTA ट्रेड हम साइन करेंगे, हम इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगाएंगे, तो ये न्यूजीलैंड जैसी कंट्रीज है हमारे डेयरी प्रोडक्ट को डंप करने लग जाएगी, तो फिर हमारा जो किसान है उनको नुकसान होगा। ठीक वैसे ही साउथ में कुछ प्लांटेशंस फार्मर्स थे, जैसे टी, कॉफ़ी, रबर, इनको भी डर था कि ये मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ पे भी जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, इनमें बड़े बड़े प्लांटेशंस हैं, ठीक है। तो यहाँ के प्रोडक्ट आके डंप होने लग जाएंगे तो ये मर जाएंगे बेचारे, ठीक है। तो इसीलिए हम आरसीपी से उठा पड़े। एक और रीज़न था कि हम चाहते थे कि सर्विस सेक्टर भी इंक्लूड किया जाए, क्योंकि फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास चीप लेबर बहुत है, मेरे जैसे चीप इंजीनियर बहुत हैं, ठीक है। तो हम इन ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज में चीप इंजीनियर भेजने लगेंगे, तो लेकिन आरसीपी में सर्विस सेक्टर था नहीं उस टाइम, ठीक है। तो इसीलिए हमने बोला कि यार हमें तो सर्विस से फ़ायदा हो रहा है कि हम आपके पास लोग भेज सके चीप, और आप हमें चीप प्रोडक्ट और दे रहे हो, तो हमें क्या फ़ायदा, हम तो बाहर निकलते हैं, ठीक है। और आपको पता होगा तो $100 बिलियन चाइना से पहले से अपना ट्रेड डिफिसिट है, ठीक है। मतलब हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं चाइना से पहले ही। अब चाइना क्या करेगा, इधर भेजेगा इन कंट्रीज़ को, साउथ ईस्ट एशियन को, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ अपने भेज देगी, तो पहले ही हम चाइना से मरे हुए टॉयज़ वगैरह में मेड इन चाइना से, तो अब इनमें भी यदि हो गया तो फिर तो हो गया हमारा काम। इसलिए हम आरसीपी से बाहर निकले, ठीक है। पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। अब बस तो 2 स्लाइड है, बस 2 मिनट की बात है। अब एक तो होता है
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस, यार ये ज़्यादा काम का नहीं है, मैंने डाल दिया वैसे ही इन प्रीलिम्स के लिए, मुझे नहीं लगता वो पूछेगा। ये किस पे लगता है? एक्साइज ड्यूटी पे लगता है और कस्टम ड्यूटी पे लगता है। एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल, क्योंकि याद करो एक्साइज ड्यूटी ऑन पेट्रोल जीएसटी में इंक्लूड नहीं थी ना, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी तो जीएसटी में इंक्लूड हो गई है, लेकिन कुछ प्रोडक्ट जैसे पेट्रोल, डीजल, वो एविएशन फ्यूल, या और बताओ नेचुरल गैस, और एक और था ना क्रूड ऑयल, इन 5 पे नहीं थी। साथ में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी भी नहीं थी। तो कस्टम ड्यूटी तो वैसे ही जीएसटी के अंदर नहीं हो, तो अलग ही है। तो इन दोनों पे जो सेस लगता है उसे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस बोलते हैं, या फिर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस कृषि अवसंरचना और विकास उपकर, इन दोनों पे लगता है। ये ज़्यादा काम का नहीं है, बस ये आपकी नॉलेज के लिए भी होना चाहिए। जब भी आप पेट्रोल खरीदते हो ना, तो 2.5 रुपये सेस है ना, तो 2.5 रुपये उस पर सीधा सीधा आप किसानों को दे रहे हो, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को दे रहे हो। तो कभी भी मान लो 100 रुपये का पेट्रोल खरीद रहे हो, तो याद रखना आप भी एग्रीकल्चर में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, चाहे आप किसान परिवार से नहीं हो, ठीक है। 2.5 रुपये आप किसानों को दे रहे हो। डीजल पे 4 रुपये लगता है। ये ध्यान रखना, एग्रीकल्चर में, एनिमल हस्बेंड्री में, प्लांटेशन में, फूड प्रोसेसिंग में, जितने भी एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर में 100% FDI है, ठीक है। कोई भी ऑप्शन आए मस्त FDI 100% लगा के आना। इंश्योरेंस में 74% है, याद है ही आपको, ठीक है। नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, ये राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम कब स्टार्ट हुआ? 2008 में, रूरल मिनिस्ट्री द्वारा। इसमें क्या होता है? अरे कुछ नहीं, पहले जो पटवारी वगैरह होते थे, तहसीलदार वगैरह होते हैं, बड़े बड़े पोथे थे, अभी भी हैं। तो जैसे अब वो फट गए, गल गए, खो गए, तो अब उनको उन रिकॉर्ड्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, उनको डिजिटलाइज कर रहे हैं, कंप्यूटर्स में फोटो खींच के उनको चढ़ा रहे हैं। वही लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम है। मेरा एक दोस्त पटवारी है, वो परेशान रहता है कि भाई सारे दिन फोटो खींच के स्कैन कर करके थक जाते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं। जीएम सीड्स जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स होते हैं, हाइब्रिड सीड्स अलग होते हैं। इनका अप्रूव कौन करता है? जेनेटिकली इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, है ना। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर है, ध्यान रखना। ऑप्शन देगा वो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर है, क्योंकि इंजीनियरिंग आ गई। लेकिन वो किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंदर है, क्योंकि जीएम फसलों से जो खतरा है वो एनवायरनमेंट को ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए जीएसी इसके अंदर कमेटी बनाई गई, वो असेस करती है कि यार ये जो फसल है जेनेटिकली मॉडिफाइड, वो एक्सपेरिमेंट कर करके देखती है, रिसर्च करती है कि ये एनवायरनमेंट पे कितना नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है। तो ये एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर काम करती है, ध्यान रखना। ये किसी और के अंदर काम नहीं करती, जैसे एग्रीकल्चर का कोई एक्ट आ गया हुआ है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर जीएसी काम करती है। और एक एग्जांपल है DMH11, ये मस्टर्ड का है, ध्यान रखना। जैसे पहले NBMG पूछा था, इस बार DMH11 पूछ सकता है, ठीक है। शायद DMH11 यहाँ यूपीएससी में पूछा हुआ है, ठीक है। तो DMH11 दिल्ली यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने इसको बनाया है, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड कुछ नहीं यार, जीन्स को मॉडिफाई करते हैं ये, ठीक है। ये DNA हो गया भाई साहब। ये जीन्स को मॉडिफाई जब हम करते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, यील्ड बढ़ाने के लिए, ठीक है। आगे चलें, लास्ट स्लाइड है भाई साहब। कोबवेब साइकिल किसे बोलते हैं? मकड़ी जाल जिसमें फंस जाते हैं। जो कोबवेब साइकिल, सिंपल सी बात है, इसको हिंदी में भी कोबवेब ही बोलेंगे या मकड़ जाल बोलेंगे, ठीक है। मकड़ जाल ये क्या होता है साहब? ये कुछ नहीं होता कि मान लो टमाटर 280 रुपये किलो हो रहे हैं। अब मेरे गांव के किसान क्या हो रहे हैं, यार टमाटर 280 रुपये किलो हुए थे पिछले साल, ऐसा करते हैं इस साल टमाटर उगाते हैं। अब सारे गाँव के किसानों ने टमाटर उगा दिए। टमाटर की खेती इतनी हो गई कि टमाटर 2 रुपये किलो बिकने लग गए। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। जब सप्लाई बहुत ज़्यादा, अभी टमाटर के भाव 280 रुपये किलो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि सप्लाई नहीं थी। नासिक वगैरह में जहाँ से टमाटर आते थे वो लेट आते हैं। उसके अलावा बिपोरजोई के कारण दिक्कत हो गई थी। टमाटर जो उनका जो सोविंग पीरियड है वो अभी नासिक वालों का भी आया नहीं है, सॉरी हार्वेस्टिंग पीरियड। तो ये सब कारण थे। अब ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो 2 रुपये 3 रुपये किलो टमाटर हो गए। तो अब क्या करेगा किसान अगले साल कि यार 2 रुपये किलो टमाटर बिकते हैं, नहीं उगाएंगे इसको। कोई नहीं उगा रहा, फिर टमाटर कोई नहीं उगा रहा तो फिर टमाटर की प्राइस। तो इस तरीके से किसानों को तो मिल नहीं रहा और बिचौलियों को ही मिल रहा है फ़ायदा, जो भी मिल रहा है। तो कोबवेब साइकिल है, प्राइस इंक्रीज, इंसेंटिव फॉर फार्मर्स टू ग्रो मोर, और सप्लाई इंक्रीज। जैसे ग्रो मोर करेंगे सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी तो प्राइस फिर डिक्रीज हो जाएगी, फिर प्राइस डिक्रीज होगी तो प्रोडक्शन कम कर देंगे लोग। क्यों उगाएंगे उसको, फ़ायदा ही नहीं। तो जैसे ही कम उगाएंगे फिर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, फिर प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, तो ऐसे चलता रहता है ये, ठीक है। एक है तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनाइटेड नेशन की स्पेशल एजेंसी है। 1945 में, ठीक है, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था, तब बहुत सारी वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। उसमें वन ऑफ देम वाज फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली में, और ये फूड प्राइस इंडेक्स जारी करती है। ये बस थोड़ा सा ध्यान रख लेना, इसमें कुछ समझाने का है नहीं मेरे पास।
ये इंपॉर्टेंट है साहब, यूएन इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2013 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज दिवस, अब इसको मोटा अनाज ले लो या पोषित अनाज बोल दो या कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो इंडिया है एशिया का 80% मोटा अनाज पैदा करता है और ग्लोबल मतलब वर्ल्ड का 20% मिलेट प्रोडक्शन इंडिया करता है, ठीक है। भारत में एशिया का 80% और वैश्विक 20% उत्पादन होता है। श्री अन्न भी बोलते हैं इसको, ठीक है। एग्जाम्पल्स कुछ हैं, कुट्टू, रामदाना, कांगनी, कुटकी, कोडो, चेना, समा, ये कुछ तो पहाड़ी इलाके में होते हैं, कुछ साउथ इंडिया में होते हैं, और अपने जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, ये भी मोटा अनाज में आते हैं, ठीक है। आगे चले, मीरा एक इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का, ध्यान रखना ये, और G20 में उज्जैन में जो G20 की बैठक हुई थी उसमें ये स्टार्ट हुआ था। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब एक तो मीरा की फुल फॉर्म याद रखना, मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस, ठीक है, एक तो याद रख लेना आप। मोटा अनाज अनुसंधान और जागरूकता के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है, इंडिया ने लॉन्च किया है, 2023 में लॉन्च किया है, मीरा, ठीक है। और एक वो हैदराबाद वाला है ही सही, मिलेट रिसर्च सेंटर, वो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। ये बाजरा हो गया, ठीक है भाई साहब, हो गया पूरा। थैंक यू सो मच झेलने के लिए मुझे इतनी देर। आई होप इंटरेस्ट जगा होगा एग्रीकल्चर में। आप इवन यू आर नॉट फ्रॉम ए फार्मिंग फैमिली, तो भी आपको मज़ा आया होगा लेक्चर में। थैंक यू सो मच। यदि मज़ा आया तो आप लाइक कर दो, नहीं आया, बोरिंग लगा तो डिसलाइक करो। कमेंट करके बताओ कि सर आप बोरिंग हो या फिर अच्छा नहीं पढ़ाते, आपको ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, या फिर आप अच्छा लगे तो कमेंट करके बताओ कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है, पढ़ाते रहो। बाकी आप मस्त रहो, खुश रहो और लगे रहो। थैंक यू सो मच।